PG preparation, and we will discuss all about obs and gynae in only 50 PowerPoint slides. So be with me. You are watching Pathling, and I am Dr. Siddhi Dave. First and foremost topic is pregnancy induced hypertension. Every year one question can be asked from this topic. So पहले what is the basic? तो BP greater than 140/90 है on 2 occasions, 4 hours apart, और greater than 160/110 once. BP कोई भी लेना है, either the systolic is rising or diastolic we will consider as pregnancy induced hypertension. BP के अगर greater than 140/90 है at less than 20 week, अगर less than 20 week में है तो chronic hypertension in the pregnancy, plus अगर less than 20 week में तो है ही, plus at 10 weeks, at 20 weeks sudden rise of the BP, sudden rise हो रहा है BP का, and with फीचर्स ऑफ द एंड ऑर्गन डैमेज, फीचर्स ऑफ द एंड ऑर्गन डैमेज आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे क्रोनिक हाइपरटेंशन विथ सुपर इम्पोज्ड प्री एक्लेम्शिया. देन फर्स्ट टाइम हाई आ रहा है बीपी आफ्टर द 20 वीक, 20 वीक के बाद अगर फर्स्ट टाइम हाई आ रहा है तो उनको उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे जेस्टेशनल हाइपरटेंशन. देन हाई बीपी है पेशेंट को आफ्टर द 20 वीक, प्लस है प्रोटीन यूरिया एंड एंड ऑर्गन डैमेज. एंड ऑर्गन डैमेज है पेशेंट को, हाई बीपी है तो क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे प्री एक्लेम्शिया. प्री एक्लेम्शिया के 2 पार्ट होते हैं, माइल्ड एंड सीवियर. माइल्ड में क्या रहेगा? 140/90 पेशेंट का बीपी से लेके 160/110 तक रहेगा, प्लस नो साइंस ऑफ डैमेज. और सीवियर में ग्रेटर देन 160/110 प्लस साइंस ऑफ प्लस या और साइंस ऑफ एंड ऑर्गन डैमेज, तो उसको बोलेंगे सीवियर प्री एक्लेम्शिया. अभी प्री एक्लेम्शिया के साथ, सीवियर प्री एक्लेम्शिया जो है उसके साथ अगर कॉन्वल्सन्स आ रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम एक्लेम्शिया. तो दिस इज द बेसिक फॉर द प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन. सो क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन पहला तो ये पूछा गया था कि व्हाट इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन. तो द पैथोफिजियोलॉजी इज इनकम्प्लीट ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन, इनकम्प्लीट ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन बाय द एक्स्ट्राविलस साइटोट्रोफोब्लास्ट. दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी फॉर द प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन. अभी एक्स्ट्राविलस साइटोट्रोफोब्लास्ट है, उनका रोल होता है इन द वास्कुलर रीमॉडलिंग ऑफ द प्लेसेंटा. तो दैट्स व्हाई प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन होता है ड्यू टू इनकम्प्लीट ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन की वजह से. अभी प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में क्या क्या इंक्रीज होता है ये भी क्वेश्चन पूछा गया. तो इंक्रीज इन द पीएच, एक तो सीरम एंडोग्लाइन, देन एंडोथेलियल लेवल राइज होता है, देन एसएफटी1, ये सारी चीजें इंक्रीज होती है. और डिक्रीज क्या होता है? डिक्रीज होता है एनओ नाइट्रोजन ऑक्साइड, then vascular endothelial growth factor, then platelet growth factor, then prostacyclin. ये सारी चीजें डिक्रीज होती है. तो ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था. then to predict the pregnancy induced hypertension, प्रिडिक्ट करने के लिए कौन सी इन्वेस्टिगेशन होगी? दैट इज यूटेराइन आर्टरी डॉपलर. ये भी यूटेराइन आर्टरी डॉपलर के बारे में बहुत पिछले साल में बहुत बार पूछा गया है. अभी किसी को पेशेंट को प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन से होने हुआ नहीं है, पर हमें उसको प्रिवेंट करना है कि प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन ना हो जाए, तो उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस विल बी एस्पिरिन. अभी ये कौन से डिसीज वाले पेशेंट में हमें करना है टू प्रिवेंट पीआईएच? इन द पहले तो पास्ट हिस्ट्री ऑफ पीआईएच है किसी की, देन एप्ला सिंड्रोम है. एप्ला सिंड्रोम के बारे में पीवाईक्यूज है कि रिकरेंट एबॉर्शन हो रहा है किसी लेडी को, तो सस्पेक्टिंग द एप्ला सिंड्रोम. देन रीनल डिसीज, देन डायबिटीज मेलाइटस. ये जो है पास्ट हिस्ट्री ऑफ पीआईएच, एप्ला सिंड्रोम, रीनल डिसीज एंड डायबिटीज मेलाइटस वाले में टू प्रिवेंट द पीआईएच वी विल गिव एस्पिरिन. अभी मैनेजमेंट ऑफ पीआईएच, अभी किसी को प्रिवेंट नहीं करना, अभी किसी को हो ही गया है पीआईएच तो हम क्या करेंगे? तो अगर माइल्ड पीआईएच है तो टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी एट ग्रेटर देन 37 वीक्स. देन एंटी हाइपरटेंशन का कोई रोल नहीं है, माइल्ड पीआईएच में एंटी हाइपरटेंशन का कोई रोल नहीं है. देन सीवियर पीआईएच में क्या रहेगा कि पेशेंट को कंप्लेन होगी हेडेक की, हैप्पी पेन, देन विजुअल इंपरमेंट की, तो वहां पर हाइपरटेंसिव का रोल आ रहा है. हाइपरटेंसिव कौन से देंगे? लेबेटोलोल, हाइड्रोलाजन एंड निफेडिपाइन. देन एमजीएसओ4 उसके अलग ही खुद ही अकेले बहुत बार पूछा गया है. तो एमजीएसओ4 क्यों देते हैं? टू प्रिवेंट कन्वर्जन. सीवियर पीआईएच में अभी कन्वर्जन नहीं आ रही है, बट टू प्रिवेंट कन्वर्जन्स वी विल गिव MGSO4. Then termination of the pregnancy at 34 weeks. अभी माइल्ड पीआईएच में 37 वीक्स पे टर्मिनेट कर रहे हैं, सीवियर पीआईएच में 34 पे कर रहे हैं, उसके साथ एंटी हाइपरटेंसिव दे रहे हैं, एमजीएसओ4 दे रहे हैं.
देन एक्लेम्शिया, अभी किसी को भी कन्वल्सन्स आ ही गए तो एयरवे मैनेजमेंट करना है पहले तो। देन प्रिवेंट द पेशेंट फ्रॉम द फॉलिंग डाउन, ये भी पूछा गया था कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट मैनेजमेंट, नेक्स्ट स्टेप। तो टू प्रिवेंट द पेशेंट फ्रॉम द फॉलिंग डाउन, देन एमजीएसओ4 देना ही है क्योंकि एक्लेम्शिया कन्वल्सन्स आ रहे हैं। देन एंटी हाइपरटेंसिव भी देनी है, कौन से दे हुए, लेबेटोलोल, हाइड्रोलेजिन, निफेडिमाइन, ये सारे देंगे। देन अभी एमजीएसओ4 खुद ही अकेले बहुत बार पूछा गया है, इट इज वेरी आईएमपी टॉपिक। अभी एमजीएसओ4 के बारे में वी विल डिस्कस कि एमजीएसओ4 की टॉक्सिसिटी, एमजीएसओ4 की टॉक्सिसिटी कब बोलेंगे। तो एमजीएसओ4 यूज इन द, पहले तो कहाँ का यूज होता है, तो मैनेजमेंट ऑफ द एक्लेम्शिया की मैनेजमेंट में यूज होता है। थेराप्यूटिक लेवल इज 4 to 7 MEQ पर लीटर। देन प्रोफाइलिक्सिस ऑफ सीवियर एक्लेम्शिया भी देखा, सीवियर एक्लेम्शिया के प्रोफाइलिक्सिस में देने। एंड यूज इज द टोकोलाइटिक टू स्टॉप द प्रीटर्म लेबर, टोकोलाइटिक के एज अ टोकोलाइटिक भी यूज करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ एक्लेम्शिया, प्रिवेंशन ऑफ द प्रोफाइलिक्सिस इन द सीवियर एक्लेम्शिया एंड यूजेस टोकोलाइटिक इन प्रीटर्म लेबर। अभी टॉक्सिसिटी अगर हो जाएगी, हम जैसे अगर 4 to 7 है थेराप्यूटिक लेवल, अगर उसकी टॉक्सिसिटी हो रही है तो कौन से सिम्टम्स होंगे, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो पेशेंट को लॉस ऑफ टेंडन रिफ्लेक्स है, रेस्पिरेटरी रेट जो है वो पेशेंट का कम हो रहा है, यूरिन आउटपुट लेस देन 30 ml पर आवर हो गया है, चेस्ट पेन एंड हार्ट ब्लॉक हो रहा है पेशेंट को। देन विजुअल चेंजेस एंड फ्लशिंग की हिस्ट्री है, मसल पैरालिसिस, ड्राउजीनेस, ये सारी पेशेंट को हिस्ट्री और एमजीएसओ4 ले रहा है तो टॉक्सिसिटी है उसको। तो उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो मैनेजमेंट में सबसे पहले तो एमजीएसओ4 स्टॉप करना है। देन एस्टिमेट द सीरम मैग्नीशियम एंड क्रिएटिनिन लेवल, एस्टिमेट करना है। दिस आल्सो आज के नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, पहले तो स्टॉप एमजीएसओ4, देन वी विल एस्टिमेट द एमजी एंड क्रिएटिनिन इन द पेशेंट सीरम, देन वी विल गिव आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट 10 ml 10% solution, then we will give calcium gluconate in the MgSO4 toxicity। फिर रेजिमेंट क्या है MgSO4 देने का, MgSO4 जो ये मैनेजमेंट में यूज होता है उसका रेजिमेंट प्रिचार्ड है, जुस्पान, सिबाई, दो उसके रेजिमेंट है। प्रिचार्ड है विच इज इंट्रामस्कुलर, जुस्पान एंड सिबाई है विच इज इंट्राविनस। तो प्रिचार्ड जो है उसका लोडिंग डोज जो है पहले 4 ग्राम इंट्राविनस देना है, 3 to 5 मिनट में देना है। देन 10 ग्राम डीप IM इंजेक्शन देना है। और जुस्पान में क्या देना है, 4 ग्राम IV देना है इन 15 to 20 मिनट्स। ये है लोडिंग डोज। देन मेंटेनेंस डोज इंट्रामस्कुलर है तो 5 ग्राम इंट्रामस्कुलर इन 4 hourly इन अल्टरनेट बटक्स। एंड जुस्पान जो है इंट्राविनस जिसका मेंटेनेंस डोज रहेगा 1 to 2 ग्राम पर आवर इंट्राविनस इन्फ्यूजन रहेगा। और continuous only, कभी continuous if patellar reflex will be present and respiration is not depressed and urine output greater than ml per hour है तो ही ये जो हम रेजिमेंट दे रहे हैं वो continuous करना है। प्रीचार्ड इंट्रामस्कुलर, उसका लोडिंग डोज रहेगा 4 ग्राम इंट्राविनस पहले 3 to 5 मिनट्स में। then we will give 10 ग्राम डीप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन एंड मेंटेनेंस डोज है उसका 5 ग्राम इंट्रामस्कुलर 4 hourly in alternate buttocks। एंड जुस्पान एंड सिबाई का 4 ग्राम इंट्राविनस 15 to 20 मिनट में लोडिंग डोज देना है एंड आफ्टर दैट 1 to 2 ग्राम पर आवर इंट्राविनस इन्फ्यूजन देना है। तो ये है MgSO4 का रेजिमेंट। देन नेक्स्ट इट इज रिलेटेड टू सिंड्रोम है, ये इसके रिलेटेड कौन सा सिंड्रोम है बता सकते हैं, प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है, बहुत बार पूछते हैं ये। दैट इज हेल्प सिंड्रोम। हेल्प सिंड्रोम के नाम में ही उसका मिमोनिक है पूरा। H मीन्स हिमोलिसिस होता है, EL मीन्स एलिवेटेड लीवर एंजाइम होता है, LP मीन्स लो प्लेटलेट होते हैं 1 लाख से कम। अभी एलिवेटेड लीवर एंजाइम मतलब कितना होता है, तो AST विल बी ग्रेटर देन 70 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर एंड LDH विल बी ग्रेटर देन 60। AST 70 से ज्यादा एंड LDH विल बी 600 से ज्यादा होगा। और इसको बोलते हैं टेनेसी क्राइटेरिया फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द हेल्प सिंड्रोम। अभी हेल्प सिंड्रोम इट इज एसोसिएटेड विद द प्री एक्लेम्शिया, सीवियर प्री एक्लेम्शिया के साथ एसोसिएटेड है। कॉम्प्लिकेशन क्या रहेगी, एक्लेम्शिया हो जाएगा, प्लेसेंटल इरप्शन होगा, हेपेटिक सबकैप्सुलर हेमेटोमा, देन कोएगुलोपैथी एंड स्ट्रोक, ये सारी है हेल्प सिंड्रोम की कॉम्प्लिकेशन। अभी ट्रीटमेंट क्या है, अगर 34 वीक्स है तो प्रॉम्प्ट वजाइनल डिलीवरी, ग्रेटर देन 34 वीक्स है तो प्रॉम्प्ट वजाइनल डिलीवरी।
प्लेटलेट कम है तो क्या देंगे, प्लेटलेट इन्फ्यूजन देंगे। लेस देन 50,000 अगर है तो प्लेटलेट इन्फ्यूजन देंगे। देन एमजीएसओ4 इन एंटी सीजर एंड एंटी हाइपरटेंशन। तो ये हो गया हमारा हेल्थ सिंड्रोम, इट इज एसोसिएटेड विद प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। तो प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन के बारे में बहुत मतलब एक और है क्वेश्चन जो बार बार पूछते हैं, दैट इज यूटेराइन आर्टरी डॉपलर। यूटेराइन आर्टरी डॉपलर विल डिटेक्ट अर्ली ऑनसेट प्री एक्लेम्शिया। अर्ली ऑनसेट प्री एक्लेम्शिया ये डिटेक्ट करेगी। अभी यूटेराइन आर्टरी डॉपलर में डायस्टोलिक नॉच होती है। अभी ये जो है यहाँ पर जो पहला जो है वो नॉर्मल दिया गया है कि ये जो यहाँ तक का है डायस्टोलिक, देन ये है एवरेज, और ये ऊपर जो गया है दैट इज सिस्टोलिक। ये नीचे का डायस्टोलिक, ऊपर जो गया है दैट इज सिस्टोलिक। और नीचे के ग्राफ में क्या हो रहा है कि यहाँ पर नीचे सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक के बीच में एक एक धीरे धीरे नोच बन रही है। एंड थर्ड ग्राफ में क्या हो रहा है कि यहाँ पर पूरी कंप्लीट नोच, ये है नॉर्मल वाला आप देख सकते हैं, ये जहां पर पूरी नोच हमें दिख रही है, डायस्टोलिक नोच अगर दिख रही है। रेजिस्टेंस इन द ब्लड फ्लो, तो क्या क्या हो सकता है अगर यूटेराइन आर्टरी डॉपलर में डायस्टोलिक नोच दिख रही है एंड रेजिस्टेंस इन द फ्लो, देन इट विल बी जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, प्री एक्लेम्शिया या फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन इन द लेटर प्रेगनेंसी। तो ये हो सकता है। अभी स्क्रीनिंग को ये हो गई हमारी यूटेराइन आर्टरी डॉपलर। अभी हमें अपनी एक्लेम्शिया के बारे में स्क्रीनिंग करना हो तो हम क्या क्या यूज करेंगे, तो पहले तो मीन आर्टेरियल प्रेशर ग्रेटर देन 90 mmHg इन सेकेंड ट्राइमेस्टर है, तो वी विल मतलब वी विल लुक फॉर द प्री एक्लेम्शिया, देन एब्सेंस ऑफ द एंड डायस्टोलिक फ्रीक्वेंसी इन द अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर, देन रोल ओवर टेस्ट। तो ये है स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर द प्री एक्लेम्शिया। Mean artery pressure will be greater than or equal to 90 mmHg in the second trimester, then absence of the end diastolic frequency in the uterine artery Doppler and rollover test. This is the screening test for the pre-eclampsia. तो यहाँ पर हमने पूरा pregnancy induced hypertension वाला टॉपिक खत्म कर लिया। इट इज वेरी IMP टॉपिक। द नेक्स्ट इज व्हेन बॉडी, जो हमारा बॉडी फॉरगेट्स बेसिक द जियोग्राफी, देन ये होता है कि प्रेगनेंसी के जो एक्चुअल साइट है वो वहां से जाकर अलग साइड पे होती है, दैट इज अवर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के में पहले तो क्या होगा पेशेंट को, तो पेशेंट पेन की हिस्ट्री लेके आएगा, इम्यूनोरिया के लेके आएगा, ब्लीडिंग पीवी एंड यूपीटी पॉजिटिव। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछते हैं इसके बारे में। अभी ये क्वेश्चन लेके आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। पेशेंट पहले बड़ा बड़ा जो 3-4 लाइन का क्वेश्चन होगा तो फिर भी अगर आप शांति से करेंगे तो हो ही जाएगा क्वेश्चन का आंसर। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी, patient coming with the pain in the abdomen, amenorrhea, bleeding per vaginal and UPT is positive. फिर हमें क्या था, what is the next step? Next step is transvaginal scan. उसके बाद करना है ट्रांसवेजिनल स्कैन। अभी ट्रांसवेजिनल स्कैन में अगर जेस्टेशनल सैक with yolk sac in the tube, gestational sac and yolk sac दोनों ट्यूब में दिख रहा है, तो that will be confirmatory for the ectopic pregnancy। और इसके बारे में हम मेडिकल मैनेजमेंट या लेप्रोस्कोपिक मैनेजमेंट कर रहे हैं, पर हमें क्वेश्चन में ये नहीं दिया गया। क्वेश्चन में ये दिया गया है, क्वेश्चन में सीधा साधा तो पूछेंगे ही नहीं, क्वेश्चन में पूछेंगे आपको ये वाला पार्ट, बाद वाला पार्ट मोस्टली, कि जेस्टेशनल सैक है विदाउट द यॉक सैक इन द ट्यूब, या तो टीवीएस में। ये पहले तो ये पूछेंगे कि नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, तो ये वाली हिस्ट्री के अगर साथ आए तो पेशेंट को करना है टीवीएस, ट्रांसवेजिनल स्कैन। फिर बोलेंगे कि टीवीएस हमने भी कर लिया है तो एम्प्टी यूट्रस दिख रहा है, या रिंग ऑफ फायर इन यूएसजी दिख रहा है, या जेस्टेशनल सैक विदाउट द यॉक सैक इन ट्यूब, ये दिखा रहा है, तो दैट इज नॉट कंफर्मेटरी फॉर द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें करनी पड़ेगी बीटा HCG लेवल। तो ये पूछेंगे कि नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप करेंगे हम बीटा HCG लेवल। अभी बीटा HCG लेवल अगर ग्रेटर देन 2000 इंटरनेशनल यूनिट आया तो इट विल कंफर्म द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। पर अगर लेस देन 2000 पर यूनिट आया तो रिपीट इट इन द 48 आवर्स, एंड इफ वैल्यू डबल्स देन it is uterine pregnancy. If value increases but not double, then it is ectopic pregnancy, and if the value is decreasing then it is abortion. तो ये वाला फ्लो चार्ट है, it is very easy।
पहले तो कंफर्मेटरी है कि टीवीएस हमने किया, वहां पे जेस्टेशनल सेक एंड यॉर्क सेक हमें दिख रहा है। कंफर्मेटरी एक्टोपिक मैनेजमेंट कर दो उसका, मेडिसिन मेडिकल मैनेजमेंट कर दो, लेप्रोस्कोपी कुछ भी कर दो। अभी ये साइन है कि एम्प्टी यूट्रस बता रहा है, या तो रिंग ऑफ फायर इन द यूएसजी है, या तो जेस्टेशनल सेक है विदाउट द यॉर्क सेक इन द ट्यूब है, तो इट इज नॉट कंफर्मेटरी फॉर द एक्टोपिक। तो हमें करना है द नेक्स्ट स्टेप विल बी बीटा एचसीजी, एंड बीटा एचसीजी ग्रेटर देन 2000 आया है तो कंफर्म कर दो। अगर लेस देन 2000 आया है तो तीन पॉसिबिलिटी होगी, पहले तो रिपीट कर दो उसको, रिपीट करने पर अगर डबल आ रहा है तो इट इज यूट्राइन प्रेगनेंसी, और डबल नहीं आ रहा है पर इंक्रीज है तो इट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी, और डिक्रीज हो रहा है दैट मीन्स इट इज एबॉर्शन। देन अभी क्राइटेरिया के बारे में पूछते हैं। क्राइटेरिया, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के क्राइटेरिया अलग अलग नाम है, सिर्फ नाम पूछते हैं। अगर ओवेरियन में एक्टोपिक हो रही है दैट इज स्पिलबर्ग क्राइटेरिया। देन सर्वाइकल में हो रही है तो उसके पामन एंड रूपिन क्राइटेरिया। एंड अगर एब्डोमिनल में हो रही है तो दैट इज स्टूडीफॉर्म क्राइटेरिया। ये है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अलग अलग क्राइटेरिया। देन मैनेजमेंट क्या करोगे, ये भी पूछ सकते हैं कि मैनेजमेंट में पहले तो हमें देखना है कि अनरप्चर एक्टोपिक है कि रप्चर एक्टोपिक है। पहले तो अनरप्चर अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो मेडिकल मैनेजमेंट, उसका अनरप्चर में कैसा होगा, पेशेंट विल बी स्टेबल, उसका बीटा एचसीजी जो होगा इट विल बी less than 5000 and sex size will be less than 4 and cardiac activity will be absent। इसकी अगर हिस्ट्री दे रहे हैं पेशेंट को, पेशेंट स्टेबल या बीटा एचसीजी लेस देन 5000 एंड सेक्स साइज विल बी लेस देन 4 या कार्डियक एक्टिविटी एब्सेंट है तो मेथोट्रेक्सेट सिंगल डोज दे दो, मेडिकल मैनेजमेंट हो गया। अनरप्चर में दो मैनेजमेंट हो सकते हैं, एक मेडिकल मैनेजमेंट एंड दूसरा सर्जिकल। सर्जिकल में क्या होगा कि अनस्टेबल पेशेंट है या स्टेबल पेशेंट विद द कंप्लीट फैमिली हिस्ट्री, पर बीटा एचसीजी या ग्रेटर देन 5000 है, सेक्स साइज ग्रेटर देन 4 सेंटीमीटर है, कार्डियक एक्टिविटी पॉजिटिव है, ये सब है तो हम करेंगे फैमिली अगर कंप्लीट है तो साल्पिंजेक्टोमी, और फैमिली इनकम्प्लीट है तो साल्पिंगोस्टोमी करेंगे। देन रप्चर वाले में क्या हिस्ट्री रहेगी कि पेशेंट हैज शॉक, पेल्विक प्रेशर, सिंकोपल अटैक्स, ये हिस्ट्री देंगे कि पेल्विक प्रेशर है, शॉक में है, सिंकोपल अटैक्स आ रहे हैं उसको, तो सर्जरी में वेदर द फैमिली इज कंप्लीट और नॉट साल्पिंजेक्टोमी करनी है। देन स्टेबल पेशेंट है, अगर रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी वाला पेशेंट मोस्टली तो शॉक है उसको, पेल्विक प्रेशर रहेगा, सिंकोपल अटैक रहेगा तो स्टेबल कम है चांसेस। पर अगर पूछेंगे कि रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है किसी को और उसका मैनेजमेंट बताओ, तो अगर स्टेबल पेशेंट बता रहे तो लेपेरोस्कोपी, और अनस्टेबल पेशेंट है तो ओपन लेपेरोटोमी करके साल्पिंजेक्टोमी करनी पड़ेगी। तो ये है अनरप्चर एंड रप्चर के मैनेजमेंट है। देन नेक्स्ट यहाँ पर आप ब्यूटीफुल पिक्चर दिख रहे हैं, यहाँ पर क्या है, स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस है, दैट इज सीन इन द कंप्लीट मोल में दिखता है स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस। तो जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिसीज, पहले तो हमें डिफरेंशिएट करना है पार्शियल मोल एंड कंप्लीट मोल में। पार्शियल मोल का कैरोटाइप है 69 XYY या XXY, और कंप्लीट मोल रहेगा 46 XY या XX। देन पार्शियल मोल स्मॉल फोर डेट, कंप्लीट मोल लार्ज फोर डेट, और ये है मेन थिंग। अगर हिस्टोपैथो करवाएंगे पार्शियल मोल रहेगा तो वहां पर कुछ ना कुछ तो बॉडी पार्ट तो रहेंगे, फीटल पार्ट्स, तो एनआरबीसी विल बी प्रेजेंट, फीटल पार्ट्स रहेंगे वहां पर। और कंप्लीट मोल में कुछ भी फीटल पार्ट्स नहीं दिखेंगे, इट विल बी एब्सेंट। एचसीजी रहेगा लेस देन 1 लाख, इनकम्प्लीट मोल ग्रेटर देन 1 लाख, और P57 जो IHC है इट विल बी पॉजिटिव इन द पार्शियल मोल एंड नेगेटिव इन द कंप्लीट मोल। तो ये है डिफरेंस बिटवीन द पार्शियल मोल एंड द कंप्लीट मोल। देन मैनेजमेंट क्या रहेगा जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिसीज का, कि मैनेजमेंट रहेगा कि सक्शन इवैक्यूएशन। ओल्डर फीमेल विद द कंप्लीट फैमिली है तो हिस्टेक्टोमी कर सकते हैं, पर अगर एडल्ट है मतलब यंग लेडी है तो सक्शन इवैक्यूएशन। अगर थीका ल्यूटिन सिस्ट उसके साथ साथ में किसी को है तो उसका मैनेजमेंट नहीं करना है, नो इंडिविजुअल मैनेजमेंट नीडेड फॉर द थीका ल्यूटिन सिस्ट। Then investigation of choice for the model pregnancy, that is TVS transvaginal scan, follow up after the 6 month, and contraception of the choice will be occipil. This is our gestational trophoblastic disease. Then यहाँ पर आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, लंग की एक साइन, वेरी पिकुलर साइन फॉर द metastasis, and that is cannonball sign that is seen in the lung metastasis of the gestational trophoblastic neoplasm. And
अभी जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिसीज है विल डेवलप इनटू द मैलिग्नेंसी, तो नियोप्लाज्म करेगा। वहां पर क्या हिस्ट्री रहेगी पेशेंट की कि परसिस्टेंट ब्लीडिंग आफ्टर द सक्शन इवैक्यूएशन, परसिस्टेंट ब्लीडिंग फिर भी हो रहा है पेशेंट को। देन थिकल ल्यूटिन सिस्ट विल बी परसिस्ट, या शॉक हो रहा है पेशेंट को, या इन्वोल्यूशन ऑफ द यूट्रस, ये सारी अगर हिस्ट्री दे रहे हैं तो वी विल लुक फॉर द जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक नियोप्लाज्म। तब हमें अलर्ट होना है। जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिसीज बिनाइन रहेगा, नियोप्लाज्म में तो अभी मैलिग्नेंसी हो सकती है। तो और बीटा एचसीजी किया है 6 मंथ पे और डिक्लाइन नहीं हो रहा है, तो ये सब अगर हिस्ट्री दे रहे हैं तो दैट विल बी जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक नियोप्लाज्म। मोस्ट कॉमन जीटीएन आफ्टर द मोलर प्रेगनेंसी, after the molar pregnancy most common GTN will be invasive mole, and the second is after the full term delivery, after the full term delivery के बाद अगर most common GTN पूछे तो that is choriocarcinoma, and choriocarcinoma mostly अगर after the molar pregnancy। most common gestational trophoblastic neoplasm after the molar pregnancy कौन सा रहा है, invasive mole, and full term pregnancy के बाद choriocarcinoma, and choriocarcinoma mostly occur after the molar pregnancy। then मोस्ट कॉमन मेटास्टेसिस कहाँ होगा, लंग पे, जहां पर हमने देखा कैनन बोला पीरियंस, एंड सेकेंड मोस्ट कॉमन साइट इज द वजाइना। देन अभी मैनेजमेंट क्या रहेगा जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिसीज का, देखो ये पूछा गया है प्रीवियस में। तो अगर स्टेज 1 है, स्टेज 1 विल बी लिमिटेड टू द यूट्रस, स्टेज 1 याद रखना है। स्टेज मोस्टली क्या होगा सारे कैंसर के मैनेजमेंट में, क्या याद रख, मोस्टली पहले स्टेज का कुछ अलग होता है मैनेजमेंट, एंड लास्ट स्टेज का अलग होता है। बीच वाले सबके सेम मैनेजमेंट होते हैं, तो यही याद रखना है कि पहले का क्या है, लास्ट का क्या है, और बीच वाला तो आ ही जाएगा। तो स्टेज 1 विल बी लिमिटेड टू द यूट्रस, तो मल्टीडोज मेथोट्रेक्सेट प्लस फोलिक एसिड देना है। ये प्रीवियस में पूछा गया था, मल्टीडोज मेथोट्रेक्सेट प्लस फोलिक एसिड। स्टेज टू मीन्स वजाइना तक लिमिटेड है, मतलब जेनाइटल यूट्रस से बाहर निकल गया है, पर पूरा जेनाइटो मतलब वहां ही है। तो अगर जेनाइटल एरिया में ही है मेटास्टेसिस वजाइना में है तो स्टेज 2 है। देन स्टेज 3 में दूर फैल गया है, लंग तक चला गया है, तो वो दोनों की मैनेजमेंट, स्टेज 2 एंड स्टेज 3 की दोनों की मैनेजमेंट सेम है। कि अगर लो रिस्क है, वहां पर WHO स्कोर करते हो, अगर लो रिस्क है तो जो मैनेजमेंट रहेगा वो पहला वाला जो स्टेज 1 का था वही मैनेजमेंट, मल्टीडोज मेथोट्रेक्सेट प्लस फोलिक एसिड। एंड हाई रिस्क WHO स्कोर ग्रेटर देन 7, देन इमाको रेजिमेन, और इमाको रेजिमेन रहेगा हमारा मैनेजमेंट ऑफ द स्टेज 4। तो स्टेज 4 मेटास्टेसिस टू द ब्रेन, उसका रहेगा हमारा इमाको रेजिमेन, वेरी इजी टू मेमोराइज। देन इमाको रेजिमेन में क्या है, इटोपोसाइड है, मेथोट्रेक्सेट है, एक्टिनोमाइसिन है, साइक्लोफॉस्फेमाइड है, ऑनकोविन है। देन GTN के लिए फॉलो अप आफ्टर द 1 year एंड प्रेगनेंसी कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर द 1 year। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में फॉलो अप आफ्टर द 6 month, एंड GTN जो है वहां पर फॉलो अप आफ्टर द 1 year। देन यहाँ पर मिशन एबॉर्टेड मीन्स एबॉर्शन की बात हो रही है। अभी उसके टाइप अलग अलग टाइप्स पूछते हैं एबॉर्शन के। वहां क्या पूछते हैं कि पहले पूछते हैं कि पहले देखना है कि अगर एबॉर्शन के टाइप पूछे गए हैं तो देखना है कि हिस्ट्री ऑफ पैसेज ऑफ क्लॉट निकल गया है कि नहीं, वो है कि नहीं, वो देखना है। अगर हिस्ट्री ऑफ पैसेज ऑफ क्लॉट है कि क्लॉट निकला है, पैसेज ऑफ क्लॉट है, तो इंटरनल OS देखना है। तो इंटरनल OS जो है इज क्लोज्ड है, तो देन कंप्लीट एबॉर्शन हुआ है। एंड इंटरनल OS जो है उसका जो अगर ओपन है तो क्या बोलेंगे, दैट इज इनकम्प्लीट। देन अगर नो हिस्ट्री ऑफ क्लॉट की हिस्ट्री दी गई नहीं कि पैसेज है ही नहीं, क्लॉट का निकला ही नहीं है क्लॉट। देन अगर OS ओपन है, देन इनएविटेबल एबॉर्शन। 310 में रहेगा OS क्लोज्ड, और 310 में रहेगा हाइट ऑफ द यूट्रस correspond to the gestational age। 310 एबॉर्शन में हाइट ऑफ द यूट्रस विल बी जेस्टेशनल एज की जितनी होगी। एंड मिस्ड एबॉर्शन में उसमें भी OS क्लोज्ड रहेगा, और उसमें हाइट इज लेस देन द जेस्टेशनल एज। अभी देखो OS पहले तो देखना है कि क्लॉट निकला है कि नहीं, क्लॉट निकला है, OS जो है वो क्लोज्ड है, देन कंप्लीट ओपन है, तो इनकम्प्लीट। अभी हिस्ट्री ऑफ क्लॉट नहीं दी है, और फिर भी OS जो है वो ओपन है, देन इनएविटेबल। एंड अगर OS क्लोज्ड है तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, 310 एंड मिस्ड। 310 में क्या रहेगा, जेस्टेशनल एज एंड यूट्रस की एज जो है वो सिमिलर हो रहेगी, और मिस्ड में हाइट ऑफ द यूट्रस विल बी लेस देन द जेस्टेशनल। देन USG फॉर द, अभी मिस्ड एबॉर्शन की USG में अलग अलग साइन भी होती है कि
अगर मिस्ड एबॉर्शन में मीन सेक डायमीटर जो होता है वो रहेगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 25 mm, नो fetal pool, then crown rump length will can't be measured in the missed abortion. Then rump length measure हो रही है greater than or equal to 7 है, but no cardiac activity, then it is also missed abortion. तो ये हो गया types of abortion. It is very easy. Then next आ गए हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. पहले तो ये कौन सी है, दिस इज जहां से मैनेजमेंट करते हैं एमटीपी का, ये है मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन सीरीज, और ये जो नीचे है दैट इज कार्मेल्स कैन्यूला. तो अभी एमटीपी कब तक कर सकते हैं, डन टिल द 24 वीक्स, और इफ प्रेगनेंसी इज ड्यू टू द फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन देन अप टू 20 वीक्स ही कर सकते हैं. देन नेक्स्ट फीटल ग्रोथ सीवियर एनोमाली है. अगर फीटल ग्रोथ की सीवियर एनोमाली है तो देयर इज नो अपर लिमिट फॉर द एमटीपी. और उसके लिए अगर फीटल ग्रोथ की सीवियर एनोमाली है तो उसके लिए पहले एक बोर्ड बैठता है और वहां पर एक पीडियाट्रिशियन रहेगा, एक ओबीजीवाईएन रहेगा, एक रेडियोलॉजिस्ट रहेगा एंड एक पर्सन रहेगा असाइन बाय द गवर्नमेंट. तो ये 4 लोग रहेंगे एक बोर्ड में, और वो अगर अप्रूव करते हैं कि दैट इज फीटल की ग्रोथ सीवियर एनोमाली है तो देयर इज नो अपर लिमिट फॉर द एमटीपी. देन 20 वीक्स तक एक डॉक्टर कर लेगा. देन अगर 20 to 24 वीक्स है तो 2 डॉक्टर इज नीडेड. देन अप टू 7 वीक्स क्या करना है, मेडिकल अबॉर्शन कर देना है. ड्रग डे 1 पे मिफेप्रिस्टोन दे दो एंड डे 3 पे मिसोप्रोस्टोल. तो ये पूछा गया था प्रीवियस क्वेश्चन में कि फॉर द एमटीपी अप टू द 7 वीक तो मेडिकल अबॉर्शन के लिए हम कौन सी ड्रग यूज करते हैं. तो मिफेप्रिस्टोन 200 mg एंड डे 3 पे मिसोप्रोस्टोल 14 माइक्रोग्राम. देन 7 to 12 वीक्स है तो सक्शन एंड इवेक्यूएशन, और 7 to 12 वीक्स में सक्शन एंड इवेक्यूएशन जो करेंगे उसकी 2 मेथड रहेगी, एक तो हमारी है मैनुअल एंड दूसरी है इलेक्ट्रिकल. मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन सिरिंज जो है वो हम यूज करेंगे. इट इज 12 mm की होती है 60 ml की, एंड प्रेशर क्रिएट करेगी 600 mmHg. और इलेक्ट्रिकल की है वहां पर हम यूज करेंगे कार्मेल्स कैन्यूला 16 mm की होगी. और कार्मेल्स कैन्यूला ही अगर हम यूज करेंगे बियॉन्ड 12 to 16 वीक्स तो उसको बोलेंगे डायलेटेशन एंड क्यूरेटेज. अप टू 7 वीक्स मेडिकल अबॉर्शन, 7 to 12 वीक्स सक्शन एंड इवेक्यूएशन, एंड 12 वीक्स से डायलेटेशन एंड क्यूरेटेज बोलेंगे उसको. देन नेक्स्ट ये हो गया हमारा एमटीबी. यहाँ पर when you are so eager to see the world and you decide to arrive a little early, and that is our preterm baby. तो यहाँ पर हमारा प्रीटर्म बेबी बहुत सुंदर सा है. तो उसके बारे में बहुत क्वेश्चन पूछते हैं कि पहले तो प्रीटर्म लेबर किसको बोलेंगे, यूट्राइन का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ग्रेटर देन 4 in 20 minutes या ग्रेटर देन 8 in 60 minutes तो बोलेंगे प्लस और माइनस एनी वन ऑफ द फॉलोइंग. क्या रहे कि सर्विक्स का डायलेटेशन ग्रेटर देन 6 सेंटीमीटर है, या तो लेंथ ऑफ द सर्विक्स विल बी लेस देन 2 सेंटीमीटर, या तो fetal fibronectin protein FFP in the cervico-vaginal swab will be greater than 50 nanogram per ml है. देन ये दोनों में से मतलब 2 क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं, देन इट इज प्रीटर्म लेबर. अभी रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन लेस देन 37 वीक्स विद द रेगुलर प्रोग्रेसिव डायलेटेशन एंड effacement of the cervix, and any pregnant female with greater than 37 weeks with regular uterine contraction and cervix dilatation with greater than 2 centimeter. तो ये सब है क्राइटेरिया फॉर द प्रीटर्म लेबर. देन अभी प्रीटर्म लेबर में क्या रहेगा कि एक तो अर्ली प्रीटर्म में होता है, एक होता है लेट प्रीटर्म. अभी लेट प्रीटर्म क्या है कि 34 वीक्स to 36 वीक्स में 36 वीक्स प्लस 6 डेज में अगर डिलीवरी होती है तो दैट इज लेट प्रीटर्म. एंड अर्ली प्रीटर्म में क्या है कि अगर लेस देन 34 वीक्स में अगर हो रही है पेशेंट की डिलीवरी तो उसको बोलेंगे अर्ली प्रीटर्म. अभी ये क्वेश्चन बार बहुत बार पूछते हैं, दैट इज कि दोनों अगर प्रीटर्म है तो हमें 3 चीजें तो हमें करनी है. कौन सी, एक तो पहले तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड देना है which कोडियोमेनेटिस है तो दैट इज अ कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर द कॉर्टिकोस्टेरॉइड. पर प्रीटर्म बेबी है, प्रीटर्म है तो वहां पर कॉर्टिकोस्टेरॉइड हमें देना है. बीटामिथाजोन 12 और 2 बार बीटामिथाजोन 12 mg at 24 hours into 2 dose, and dexamethasone 6 mg at the
12 आवर्स इंटू 4 डोज। एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या रहेगा, डेट इज इंडक्शन ऑफ द लेबर नहीं करना है अर्ली प्रीटर्म में। अर्ली प्रीटर्म एंड लेट प्रीटर्म दोनों में नहीं करना है, दोनों में स्टेरॉइड देने हैं। देन फॉर द गुलेनबेयर सिंड्रोम स्क्रीनिंग करने के लिए हमें रेक्टल स्वैब भेज देने हैं फॉर द एंड प्रोफाइलेक्सिस अगर देनी है जीबीएस की तो दे देनी है। तो ये है हमारा प्रीटर्म लेबर में क्या करना है। अभी अर्ली एंड लेट प्रीटर्म में क्या डिफरेंस है कि अर्ली प्रीटर्म जो है वहां पर हम टोकोलाइटिक्स दे सकते हैं अप टू 32 वीक्स, इंडोमिथासिन दे सकते हैं 32-34 वीक्स में निफेडिपेन दे सकते हैं। एंड वहां पर हम न्यूरो प्रोटेक्शन के लिए लेस देन अगर 32 वीक्स है तो एमजीएसओ दे सकते हैं, जो हमें लेट प्रीटर्म में नहीं देना है। अर्ली प्रीटर्म में टोकोलाइटिक्स दे सकते हैं, एमजीएसओ दे सकते हैं। बाकी corticosteroids, then contraindication of the labor, contraindication of induction of labor दोनों में रहेगा early and late preterm of labor में। then next जो है हमारा best way to assess the lung maturity, that is positive phosphatidylglycerol in the amniotic fluid, lungs in the baby are mature, तो रहेगा positive phosphatidylglycerol। ये भी PYQs है। मोस्टली हिस्ट्री ऑफ द डायबिटिक मदर ड्यू टू इंसुलिन क्या रहेगा कि लेस सस्पेक्टेड रहेगा और उसका बच्चा जो है वो आरडीएस में ज्यादा चांसेस है कि ज्यादा जा सकता है। एंड ऑल हाई रिस्क प्रेगनेंसी, सारी हाई रिस्क प्रेगनेंसी कौन सी है, ऑल हाई रिस्क प्रेगनेंसी जो है वहां पर एंटी पार्टम फीटल सर्वेलेंस तो करना ही है। एनएसटी नॉन स्ट्रेस टेस्ट करनी है, बीपीडी वीकली फ्रॉम द 32 वीक्स करना है। देन if patient present with the antepartum hemorrhage, patient antepartum hemorrhage क्या आ रहा है तो next step will be transabdominal scan, or if placenta is situated in the lower segment then investigation of choice will be transvaginal scan 32-36 weeks में। और ये भी एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि पेशेंट कमिंग विद एंटीपार्टम हेमरेज ट्रांसएब्डोमिनल स्कैन, द नेक्स्ट स्टेप विल बी ट्रांसएब्डोमिनल स्कैन। एंड टीएस में हमने देख लिया कि अगर प्लेसेंटा है लोअर सेगमेंट में है तो तब हम ट्रांसवेजाइनल स्कैन कर सकते हैं। देन आरएच नेगेटिव मदर है किसी की तो इनडायरेक्ट कूम्ब टेस्ट कर देनी है इन फर्स्ट एंटीनेटल विजिट एंड 28 वीक्स पे इनडायरेक्ट कूम्ब टेस्ट कर देनी है। देन नेक्स्ट है डिले मींस पोस्टम प्रेगनेंसी में डिले हो रही है, डेट इज ग्रेटर देन 40 वीक्स में अगर हो रही है। ओलिगोहाइड्रोमियस मींस पेशेंट को अगर पोस्टम प्रेगनेंसी है तो वहां पर एमनियोटिक फ्लूइड रहेगा कम, ओलिगोहाइड्रोमियस होगा। क्यों? क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड भी ग्रेटेस्ट कब होता है 32-34 वीक्स के बीच में एमनियोटिक फ्लूइड विल बी ग्रेटेस्ट, और ग्रेटर देन 42 वीक्स में कम हो जाएगा ओलिगोहाइड्रोमियस। अभी ओलिगोहाइड्रोमियस होगा तो उसकी वजह से कॉर्ड कंप्रेशन होगा, उसके लिए उसकी वजह से वेरिएबल डिसोल्यूशन इन द बेबी आएगा। देन मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम भी ज्यादा दिखेंगे। देन मैक्रोसोमिया वाले पेशेंट दिखेंगे इन पोस्टम प्रेगनेंसी। देन प्लेसेंटल एजिंग की वजह से यूटेरोप्लेसेंटल इंसफिशिएंसी होगी कार्डियोटोकोग्राफी में, लेट डीएस्टरेशन दिखेंगे। देन अमेरिकन जो गायनेकोलॉजी एसोसिएशन है वहां पर है कि उसके वो बोलते हैं कि अगर ग्रेटर देन 41 वीक्स की प्रेगनेंसी है तो इट शुड बी टर्मिनेटेड। एंड एनेंसेफेली इट इज आल्सो एसोसिएटेड विद द पोस्टम प्रेगनेंसी एंड ग्रीनिश सैफरन कलर ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड। तो ये सारी चीज है दैट इज एसोसिएटेड विद द पोस्टम प्रेगनेंसी। क्या? ओलिगोहाइड्रोमियोस, मैक्रोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम, देन मैक्रोसोमिया, देन एनेंसेफेली एंड लेट डीएस्टरेशन इन द सीटीजी कार्डियोटोपोग्राफी जो होती है वहां पर। नेक्स्ट ओलिगोहाइड्रोमियोस, बहुत बार ये पिछले साल में तो हर साल में ये पूछते हैं। पहले तो देख लेते कि एमनियोटिक फ्लूइड जो है उसका सोर्स क्या है। तो अर्ली स्टेजेस में स्किन एंड प्लेसेंटा इट इज द सोर्स फॉर द एमनियोटिक फ्लूइड। देन 12 to 14 वीक्स में लंग एंड द किडनी इट इज द सोर्स। एंड 20 वीक्स के बाद होती है किडनी, इट इज द सोर्स फॉर द एमनियोटिक फ्लूइड। देन अमाउंट क्या है कि 30 to 34 वीक्स में हमने बोला कि हाईएस्ट रहेगा 800 to 100 ml and at term of pregnancy 600 will be there. अभी ओलिगोहाइड्रोमियोस में वहां पर पूछा था कि which situation it is associated with it and that is the answer was कि renal agenesis it is associated with the oligohydramnios. We major source of the amniotic fluid in the second trimester that is fetal urine. अभी पोलीहाइड्रोमियोस एंड ओलिगोहाइड्रोमियोस उसके बीच में क्या डिफरेंस है?
तो डीप वर्टिकल पॉकेट अगर लेस देन 2 है तो डेट इज ओलिगो, ग्रेटर देन 8 है पोली में रहेगा ग्रेटर देन 8. Amniotic fluid index A5 will be less than 5 in oligo and greater than 25 in polyhydramnios. अभी मैटरनल कोजेस, फीटल कोजेस सबके एक बार याद ही रखने, वो याद आ ही जाएंगे क्या है. अभी देखो मैटरनल में अनडायग्नोस्ड रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होगा तो एमनियोटिक फ्लूइड निकल जाएगा तो ओलिगोहाइड्रोमनियस. देन पोस्ट डेटेड प्रेगनेंसी, अभी देखा पोस्टम प्रेगनेंसी में ओलिगोहाइड्रोमनियस होता है. देन प्री एक्लेम्सी का पेशेंट है फिर भी ओलिगोहाइड्रोमनियस होगा. देन एनसेड या एसी इनहिबिटर देता है या एमनियोनोडोसम से है तो ये सब में ओलिगोहाइड्रोमनियस होगा. तो दिस आर द मैटरनल कोजेस. अभी फीटल कोजेस में फीटल एनोमलीज है कि रीनल एजिनेसिस. अभी फीटल यूरिन इट इज द मेजर सोर्स फॉर द एमनियोटिक फ्लूइड. अभी पर रीनल एजिनेसिस है तो क्या कहाँ से फीटल यूरिन आएगा तो ओलिगोहाइड्रोमनियस करेगा. देन यूरेथ्रल डिफेक्ट, पोस्टीरियर वाल ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी है फिर भी होगा ओलिगोहाइड्रोमनियस. पॉलीहाइड्रोमनियस उसके एक बार देख लेते. डायबिटीज मदर, डायबिटीज वाली मदर होगी, सीवियर रीनल डिसीज वाली होगी. देन लीवर फेलियर, कोरेंजियोमा प्लेसेंटा, तो ये सब में हो गया पॉलीहाइड्रोमनियस. और फीटल कोजेस इज क्लेफ्ट पैलेट, देन इसोफेजियल डियोडिनल एट्रेसिया, देन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एंड हाइड्रोस्पिटालिस, ये सब में होगा पॉलीहाइड्रोमनियस. देन यहाँ पर हमारा आरबीसी O2 लेके खड़ा है. एनीमिया इन द प्रेगनेंसी, एनीमिया इन द प्रेगनेंसी में फिजियोलॉजिकल होता है एनीमिया ड्यू टू हीमोडाइल्यूशन की वजह से होता है. एचबी होता है नॉर्मल कंडीशन में एचबी ग्रेटर देन 11 बट नॉर्मोसेटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया रहेगा. मोस्टली यहाँ पर एनीमिया इन द प्रेगनेंसी में या तो आयरन डेफिशिएंसी या थैलेसेमिया इन क्या रहेगा. वहां पर एचबी लेस देन 11 एंड माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक रहेगा. This question is mostly related to the patho पर we will discuss here. तो मैंजर इंडेक्स, कभी भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एंड थैलेसेमिया के बीच में डिफरेंस करना हो तो हमें क्या यूज करना है मैंजर इंडेक्स. मैंजर इंडेक्स इज एमसीवी अपॉन द आरबीसी. अगर ग्रेटर देन 13 है दैट इज आईडीए, लेस देन 13 है तो थैलेसेमिया है. देन आरडीडब्ल्यू will be increased in the IDA, normal and target cell and BT required in the thalassemia. देन नेस्ट्रॉफ, नेक्ट आई टेस्ट जो होती है वहां पर थैलेसेमिया के बारे में वो रहेगी पॉजिटिव इन द थैलेसेमिया एंड आयरन डेफिशिएंसी में नेगेटिव. देन मैनेजमेंट अगर माइल्ड टू मॉडरेट है एनीमिया, लेस देन 34 वीक्स का है तो 2 आयरन टेबलेट डेली. ये एक क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर्स में कि आयरन का जो डोज है वो क्या रहेगा. ये जो आयरन तो 60 mg आयरन प्लस 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड हम देते हैं पेशेंट को. माइल्ड टू मॉडरेट एनीमिया है अगर पेशेंट को, लेस देन 34 वीक्स का है, 2 आयरन टेबलेट पर डे, 60 mg आयरन एंड 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड. नेक्स्ट इज कि अगर 34 वीक्स से ज्यादा है देन तो पेरेंटल हम देंगे. और क्यों, क्योंकि पेरेंटल जो है आयरन इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर. देन सीवियर में रहेगा HB लेस देन 5, BT ओनली इफ पेशेंट इज अनस्टेबल, थैलेसेमिया या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का है तो हम वहां पर सीधा वहां पर आयरन नहीं चलेगा, पेरेंटल आयरन थेरेपी वो भी नहीं चलेगी, सिर्फ चलेगा क्या BT, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, लेस देन 5 है तो सीधा BT. देन 5 to 7 है तो हम कर सकते हैं हम 5 to 7 है और पेशेंट का वीक्स जो है वो लेस देन 34 वीक्स है तो पेरेंटल आयरन दे दो, और ग्रेटर देन 34 वीक्स है तो दे दो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे दो. देन आयरन सप्लीमेंट्स इन द 7 वीक प्राइमरी ग्रेविडा, ये भी क्वेश्चन गया था प्रीवियस ईयर्स में. ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि आयरन सप्लीमेंट इन द 7 वीक प्राइमरी ग्रेविडा है जिसका HB है 9 तो कब स्टार्ट करेंगे. इट इज स्टार्टेड एट 8 to 10 वीक्स. तो ये स्लाइड में से 2 प्रीवियस क्वेश्चन आ गए. देन नेक्स्ट, कब ब्रेस्ट फीडिंग है इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड. तो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन इज कंजेनाइटल गैलेक्टोसेमिया. देन अदर कॉन्ट्राइंडिकेशन, अब मदर कीमोथेरेपी पे है या ड्रग एब्यूजर है या इन्फेक्शन हो गया, कौन सा इबोला है, herpes simplex है, ब्रुसेलोसिस है, HTLV-1-2, चिकन पॉक्स है, विद इन द 5 days of before the 5 days of delivery and after the 2 days of the delivery. तो और या है एक्टिव टीबी इन्फेक्शन. तो ये सब में से कुछ भी अगर है तो कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर द ब्रेस्ट फीडिंग. अभी टीबी का एक्टिव इन्फेक्शन है पर पेशेंट ने ले ली है 2 वीक्स की AKT
तो हम ब्रेस्ट फीड दे सकते हैं। देन HIV, इट इज नॉट कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर द ब्रेस्ट फीडिंग, ये याद रखना है। HIV इज नॉट कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर द ब्रेस्ट फीडिंग। देन थोड़े थोड़े इन्फेक्शन के बारे में याद कर लेते हैं। इन्फेक्शन के बारे में मैंने पीडियाट्रिक वाले जो हमारे सेशन था, पीडियाट्रिक्स, जो हमने सिर्फ 40 स्लाइड्स में 1 आवर में पूरा कंप्लीट किया था, वहां जिसकी लिंक जो आपको आई बटन से मिल जाएगी, वहां पर पूरा इन्फेक्शन के बारे में शुरू में ही हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हिस्ट्री ऑफ पेशेंट को ऐसे दे रहे हैं कि ईटिंग रो या अनकुक्ड मीट विथ कैट फीसेस अराउंड है, तो टॉक्सोप्लाज्मोसिस होगा। वहां पर क्या होगा, टॉक्सोप्लाज्मोसिस में होगा कोरियोरेटाइनाइटिस होगा, डिफ्यूज कैल्सिफिकेशन होगा पेशेंट को, एंड वहां पर होगा पेशेंट को हाइड्रोसेफेलस। देन माइक्रोसेफेली की अगर हिस्ट्री है तो इट इज कॉज्ड बाय साइटोमेगालोवायरस एंड जीका वायरस। जीका वायरस के बारे में प्रीवियस क्वेश्चन में PYQ में से जब उसका मतलब एंडेमिक कहीं पर था, ब्राजील में यहाँ पर था, वहां पर तब क्वेश्चन पूछा गया था। तो इट इज कॉज्ड बाय द एडिस मॉस्किटो, द रिसेप्टर एसोसिएटेड विद इट इज TIM1 एंड TIMXL. It is present in the Hoff vessels of the placenta, so that's why the vertical transmission is occurring. And features क्या रहेंगे जिका वायरस के, तो क्लब फूड, माइक्रोसेफेली, इंट्राक्रैनियल कैल्सिफिकेशन एंड इंक्रीज द टोन ऑफ द लिम्ब। अभी लिम्ब से याद करते हैं कि लिम्ब कौन सा अफेक्टेड करता है, तो कंजेनिटल वेरिसेला सिंड्रोम, वहां पर माइक्रोसेफेली। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द PYQs जो हमने पीडिया वाले सेशन में पूरा कंप्लीट किया है। तो कंजेनिटल वेरिसेला सिंड्रोम, माइक्रोसेफेली, जहां पर लिम्ब डिफॉर्मिटी दिखती है। देन सिस्टेट्रिकल स्किन डिफॉर्मिटी, ये सब अगर दे रहे हैं तो दैट इज कंजेनिटल वेरिसेला सिंड्रोम। उसमें देते हैं वेरियस स्टेजेस ऑफ द वेरियस स्टेजेस देते हैं, जो उसकी स्किन के ऊपर जो हो रहा है उसका वेरियस स्टेजेस अगर दे रहे हैं तो वेरियस मींस वेरिसेला, हमने ऐसा याद रखा था। देन Phineas and Ferb, what is diabetes? Me, my pancreas doesn't do much. सो डायबिटिक मदर के बारे में बात करेंगे। तो डायबिटिस डिप्सी क्राइटेरिया है। देन टेस्ट जो करेंगे वो फर्स्ट एंटीनेटल विजिट एंड 24 वीक्स या 28 वीक्स के बीच में करेंगे फिर से टेस्ट। ग्लूकोज पहले देंगे पेशेंट को 75 ग्राम, ले लो ग्लूकोज। ब्लड ग्लूकोज लेवल आफ्टर 2 आवर, पहले 75 ग्राम दे दिए पेशेंट को। आफ्टर 2 आवर्स अगर लेस देन 140 है पेशेंट का ग्लूकोज, देन देयर इज नो डायबिटिस। Greater than 148, then that is gestational diabetes due to the pregnancy, and greater than 200 है तो पहले से ही गॉन, कैसे पहले से ही डायबिटीज है पेशेंट को। देन ओवर डायबिटीज या प्री जेस्टेशनल डायबिटीज, वहां पर ये तो नॉर्मल क्राइटेरिया जो हमारे डायबिटीज के वही है जो भी PSM के लिए बहुत IMP और प्रीवियस में पूछे भी गए हैं। क्या फास्टिंग ग्लूकोज रहेगा 120 से ज्यादा, PP2BS प्रोस्पेरियल 2 ओवर रहेगा ग्रेटर देन 200, एंड HbA1c रहेगा ग्रेटर देन 6.5। तो दिस इज क्राइटेरिया फॉर द ओवर डायबिटीज, नॉर्मल डायबिटीज है ये। देन एवरी जेस्टेशनल डायबिटिक पेशेंट पहले क्या करना है, जेस्टेशनल डायबिटीज है उसको कि प्रेगनेंसी की वजह से डायबिटीज हो रहा है, उसको है नहीं, तो पहले उसको देना है डाइट मॉडिफिकेशन फॉर 2 वीक्स और उसका PP2BS चेक करते रहना है कि बराबर है कि नहीं। तो पहला स्टेप है डाइट मॉडिफिकेशन करो। देन इफ PP2BS जो है वो ग्रेटर देन 140 आ रहा है वो, तो फिर हम इंसुलिन स्टार्ट करेंगे और PP2BS जो है वो चेक करते रहेंगे। देन लेवल 2 स्कैन करेंगे एट 18 to 20 वीक्स एंड आफ्टर 32 वीक्स एंटीपार्टल फीटल सर्विलेंस करेंगे। देन वेल कंट्रोल डिलीवरी करेंगे ग्रेटर देन 39 वीक्स पे। और अगर पेशेंट का मतलब ग्लूकोज वेल कंट्रोल नहीं है तो हम डिलीवरी करेंगे 37 to 38 वीक पे। देन ओवर डायबिटीज में क्या होता है, ओवर डायबिटीज में सीधा बंद करके दे देनी है इंसुलिन, पहले डाइट तो देना ही देना है। देन एस्पिरिन जो हमने बात की थी ना, टू प्रिवेंट PIH वी विल गिव एस्पिरिन। और लेवल 2 स्कैन तो है ही जो हम कर रहे थे जेस्टेशनल डायबिटीज में। देन फीटल सर्विलेंस वो भी हम जेस्टेशनल डायबिटीज में करेंगे, पर ओवर डायबिटीज में एक और रहेगा, दैट इज फीटल ईको रहेगा। जेस्टेशनल डायबिटीज एंड ओवर डायबिटीज के मैनेजमेंट यही डिफरेंस है कि जेस्टेशनल डायबिटीज में आंख बंद कर इंसुलिन नहीं देना है, पहले डाइट में डालना है पेशेंट को, फिर PP2BS चेक करने रहना है। PP2BS 2 आवर आफ्टर मतलब ब्लड ग्लूकोज चेक करते रहना है। फिर अगर ग्रेटर देन 140 आ रहा है तो ही इंसुलिन देना है। और ओवर डायबिटीज में
पहले से आंख बंद के इंसुलिन देना है। देन वन इन्वेस्टिगेशन जो ज्यादा करेगी वो है फीटल इको, एंड टू प्रिवेंट पीआईएच वी विल गिव एस्पिरिन। तो ये है डिफरेंस बिटवीन द ओवर डायबिटीज मैनेजमेंट एंड जेस्टेशनल डायबिटिक पेशेंट। देन नेक्स्ट, ओके, जब मच्छर आते हैं जो डायबिटीज वाले पेशेंट का खून चूसने, तो उनको तो सम ऑफ दिस आर रियल स्वीट। तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ द डायबिटीज मदर वो क्या है? तो मैटरनल कॉम्प्लिकेशन क्या रहेगी? इन्फेक्शन, प्रीटर्म लेबर, पॉलीहाइड्रोमियस जो हमने बात की थी ना, एनपीपीएच, पीआईएच, ये सब है कॉम्प्लिकेशन। फीटल कॉम्प्लिकेशन क्या रहेगी? मैक्रोसोमिया, सोलर डिसोसिएशन हो गया है, एबॉर्शन, इंट्रायूटेराइन डेथ, स्टिल बर्थ, ये सब है फीटल कॉम्प्लिकेशन। देन कंजेनिटल मालफॉर्मेशन, प्री जेस्टेशनल डायबिटीज होगा पेशेंट को। मोस्ट कॉमन कंजेनिटल मालफॉर्मेशन क्या रहेगी? वीएसडी, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। उसके बाद न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, एंड मोस्ट स्पेसिफिक congenital malformation, that is sacral agenesis, and most specific cardiac malformation, that is TGA। TGA में कौन सा दिखता है? एगोन स्ट्रिंग अपीयरेंस, ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट एओर्टा। देन नियोनेटल कॉम्प्लिकेशन, हाइपोग्लाइसेमिया, ये याद रखना है। देखो पेशेंट है डायबिटीज का, पर नियोनेट्स में रहेगा हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोपेग्नेशिमिया। देन आरडीएस के पेशेंट को ज्यादा इंक्रीज है चांसेस, देन पॉलीसाइथेमिया, हाइपरविस्कोसिटी, नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन ऑफ द डायबिटिक मदर के मैटरनल, फीटल, कंजेनिटल एंड नियोनेटल कॉम्प्लिकेशंस। देन नेक्स्ट यहाँ पर प्रेगनेंसी, व्हेन प्रेगनेंसी इज एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेटेड, कि कभी प्रेगनेंसी हमें पेशेंट को अगर आए हमारे पास पूछने की प्रेग्नेंट फैमिली प्लान करे कि नहीं, तो कब सीधा मना कर देना है? तो जब अगर पेशेंट को सीवियर मेंटल स्टेनोसिस है, सीवियर एओर्टिक स्टेनोसिस है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन लेस देन 30 है, या एनवाईएच क्लासिफिकेशन 3 या 4 में आता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, या एजलमेंगर सिंड्रोम है, या सीवियर कोएक्शन ऑफ द एओर्टा है, मार्फा सिंड्रोम में जो कोएक्शन ऑफ एओर्टा सीवियर हो गया है, देन तो तब बोलना है कि नहीं प्रेगनेंसी मत रखो भैया। देन रॉब्सन क्लासिफिकेशन, ये भी पीवाईक्यूज है। Robson classification, it is a 10-point classification used in the institutes। अभी वो it will compare the rates and indication of the cesarean section। Robson classification है जो 10-point classification है, it is used in institute to compare the rate and indication of the cesarean section। Then नेक्स्ट आप देख रहे हैं जो प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया में जो ये तो पुराना है, नया तो सिर्फ है लो लाइंग प्लेसेंटा एंड प्लेसेंटा प्रीविया, दो ही है। यहाँ पर हमारा जो पुराना था, वन ऑफ द पीवाईक्यूज में जो पूछा था प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में, तो ये है लो लाइंग प्लेसेंटा। अगर यहाँ पर है तो लो लाइंग प्लेसेंटा, देन यहाँ पर ये जो है वो पूरा मतलब यहाँ से नजदीक है, देन मार्जिनल प्लेसेंटा, देन पूरा जो है क्लोज नहीं हो रहा है, देन पार्शियल प्रीविया, एंड कंप्लीट क्लोज हो गया है तो कंप्लीट प्रीविया, प्लेसेंटा प्रीविया। तो दिस इज द टाइप्स ऑफ द प्लेसेंटा प्रीविया। अभी तो लो लाइंग प्लेसेंटा एंड प्लेसेंटा प्रीविया। देन नेक्स्ट एब्रेप्शियो प्लेसेंटा। अभी एब्रेप्शियो प्लेसेंटा मींस क्या है कि प्लेसेंटा डिटैच हो गया है फ्रॉम द वॉल ऑफ द यूट्रस। पेज क्लासिफिकेशन है उसका, 0 means retroplacental clot, 1 means fetal heart sound is normal, 2 means fetal distress, and 3 means fetal death या डीआईसी में चला गया पेशेंट। अभी इन एब्रेप्शियो प्लेसेंटा पर वाजिनल एग्जामिनेशन इज नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड, पहले तो रूल आउट करना है कि प्लेसेंटा प्रीविया है कि नहीं। अगर प्लेसेंटा प्रीविया नहीं है तो सीधा हम पर वाजिनल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। एंड फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन डन इज ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन एंड देन इन्वेस्टिगेशन ऑफ फेसिस ट्रांसवाजिनल स्कैन। तो ये है हमारा प्लेसेंटा प्रीविया, जिसके मतलब एक तो रेट्रोप्लेसेंटल है, ये इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है, दूसरा होता है कि जहां पर एक्सटर्नल ब्लीडिंग होता है। देन इफ यू आर अ फैन ऑफ द फ्रेंड्स देन यू नो दिस टू कैरेक्टर्स, स्मेली कैट, स्मेली कैट, स्मेली कैट। तो ट्विंस में क्या है कि अलग अलग टाइप्स है। तो पहला जो टाइप है दैट इज डाइकोरियोनिक, डायएमनियोटिक, दोनों दो है। तो डाइजाइगोटिक ट्विन होते हैं या तो मोनोजाइगोटिक होता है, प्लस मोरुला स्टेज पे डिवीजन होता है। देन यूएसजी में क्या दिखेगा, थिक मेम्ब्रेन, ट्विन पिक साइन या लैमेडा साइन, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर
उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बेस्ट प्रेगनेंसीज रहेगा डाइकोरियोनिक डायम्नियोटिक की, सबका पर्सनल पर्सनल स्पेस है सबकी, इसलिए बेस्ट प्रेगनेंसीज है डिलीवरी एट द 38 वीक्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दिस इज मोनोकोरियोनिक शेयर्ड प्लेसेंटा, कि जहां हम शेयरिंग कर रहे हैं, रूम का शेयरिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर होगी टी साइन, यहाँ पर थीन मेम्ब्रेन होगा और टी साइन, और यहाँ पर सबके पर्सनल 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 कोरियन, पर्सनल एमनियन, देन इट इज द साइन, साइन दिखेगी दैट इज लैम्डा साइन, लैम्डा साइन जो है वहां पर, और मेम्ब्रेन रहेंगे थिक थिक मेम्ब्रेन। तो ये यहाँ पर लैम्डा साइन दिख रही है और यहाँ पर है टी साइन, दिस इज टी साइन, इट इज सीन इन द मोनोकोरियोनिक प्रेगनेंसी। देन मोनोकोरियोनिक डायम्नियोटिक, अभी मोनोकोरियोनिक डायम्नियोटिक वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारा कुछ होता है। देखो एक रूम शेयर करेंगे दोनों, पर्सनल पर्सनल स्पेस है तो कुछ झगड़ा नहीं होगा, पर अगर एक रूम शेयर कर रहे हैं दोनों को, क्या क्या झगड़ा होता है देखते हैं। तो डिवीजन क्या होता है कि ब्लास्टोसिस वाले पेज में इन द 4 to 8 डेज में होता है, यूएसजी में थीन मेम्ब्रेन एंड टी साइन होगी। बैड प्रोग्नोसिस है, अभी क्यों बैड प्रोग्नोसिस है? क्योंकि अलग अलग सिंड्रोम हो जाती है, एक तो हो रहा है ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन, एक जो खतरनाक वाला होता है, जो पावर वाला होता है, वो दूसरे में से खून चूस लेता है। तो डोनर ट्विन जो है, जो दे रहा है बेचारा, तो उसमें हो जाएगा एनीमिया, ओलिगोहाइड्रोमियोस, रीनल या हार्ट फेलियर, एंड उसकी ग्रोथ होगी लेस। देन रिसीविंग ट्विन जो ताकत ले रहा है किसी में से, उसमें होगा पॉलीसाइथेमिया, पॉलीहाइड्रोमियोस, थ्रोम्बोसिस एंड इंक्रीज ग्रोथ एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अभी डिलीवरी शुड बी विद इन 34 वीक्स, अगर टीटीटीएस है, ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन है, तो 34 वीक्स पे डिलीवरी करनी है। नॉर्मल मोनोकोरियोनिक डायम्नियोटिक ट्विन है तो 37 पे करते हैं। देन ट्विन एनीमिया, पॉलीसाइथेमिया सीक्वेंस स्टेप्स। भाई ट्विन टू ट्विन में क्या हो रहा है कि सब चीजें जा रही है, सारा न्यूट्रिशन, एमनियोटिक फ्लूइड, सब कुछ इधर से उधर जा रहा है। पर ट्विन एनीमिया पॉलीसाइथेमिया में क्या हो रहा है कि सिर्फ एचबीडी का डिफरेंस है, बोन, क्योंकि सिर्फ माइनर वास्कुलर कनेक्शन है दोनों के बीच में, तो एमनियोटिक फ्लूइड का डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एचबी का डिफरेंस है, देन इट इज कॉल्ड एज स्टेप्स। देन ट्विन रिवर्स्ड आर्टेरियल परफ्यूजन ट्रैप, ट्रैप में क्या होता है कि वन ट्विन जो होता है इज नॉर्मल, अदर ट्विन होगा कार्डियक ट्विन विल रिसीव द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाया अम्बिलिकल आर्टरी, एंड कार्डियक ट्विन जो होता है उसमें कार्डियस एसेफेलस, वहाँ एसेफेलस मींस हेड नहीं है उसका, तो ओनली लोअर लिम्ब रहेंगे। देन कार्डियस एमोर्फस, जिसमें मास ओनली अटैच विद द ट्विन अनदर ट्विन, तो ये है ट्विन रिवर्सल आर्टेरियल परफ्यूजन, वहाँ वन ट्विन इज नॉर्मल एंड अदर ट्विन का जो कार्डियक है वो, तो उसमें रहेगा ट्विन रिवर्सल आर्टेरियल परफ्यूजन। देन नेक्स्ट, अगर साउथ मूवी के अगर आप फैन है तो ये वाली मूवी आपको पता होगी, जो नेक्स्ट हमारे एक टाइप ऑफ ट्विन में आएगी। देन नेक्स्ट इज मोनोकोरियोनिक मोनो एमनियोटिक ट्विन्स, डिवीजन रहेगा एट मोर देन 8 डेज पे, कॉम्प्लिकेशन रहेगी कॉर्ड एंटेंगलमेंट, देन सी सेक्शन डन, सी सेक्शन करना होगा मोनोकोरियोनिक मोनो एमनियोटिक ट्विन्स में। देन कॉन्जॉइंट ट्विन डेथ, ये जो कॉन्जॉइंट ट्विंस, ये जो मूवी अगर आपने देखा हो तो वहां पर कॉन्जॉइंट ट्विंस नंबर 1 जुड़वा, तो डिवीजन अकर एट द ग्रेटर देन 12 डेज पे, वेराइटी ऑफ द मोनोकोरियोनिक मोनो एमनियोटिक कॉन्जॉइंट ट्विन है, इट इज अ पार्ट ऑफ द मोनोकोरियोनिक मोनो एमनियोटिक ट्विन। मोस्ट कॉमनली पैराफेगस मींस बटक्स एंड लोअर पार्ट आर फ्यूज्ड, वो दिखते हैं। देन लिस्ट कॉमन इज रेकीफेगस, मतलब वर्टिकल कॉलम फ्यूज्ड, एंड उससे भी अगर लिस्ट कॉमन है तो क्रेनियोफेगस, इट इज द लिस्ट कॉमन। देन इन ट्विन सिजेरियन, कब ट्विन में सिजेरियन सेक्शन करते हैं, तो अगर मोनोकोरियोनिक मोनो एमनियोटिक ट्विन है तो सिजेरियन करेंगे, क्योंकि वहां पर कॉर्ड एंटेंगलमेंट की कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होती है। देन नेक्स्ट कॉन्जॉइंट ट्विन, इट इज अ पार्ट ऑफ मोनोकोरियोनिक मोनो एमनियोटिक। देन फर्स्ट ट्विन इन द ब्रिज, या फर्स्ट ट्विन जो है वो ब्रिज या ट्रांसवर्स लाइन पे है, तो वहां पर भी करेंगे सिजेरियन। देन वजाइनल डिलीवरी, अगर वजाइनल डिलीवरी कर रहे हैं तो नेवर गिव मिथाइल अर्गोमेट्राइन आफ्टर द फर्स्ट डिलीवरी। देन अगर फर्स्ट ट्विन है दैट इज वर्टेक्स पोजीशन पे है, पर सेकंड ट्विन है ट्रांसवर्स लाइन पे है, तो क्या करना है, इंटरनल पोडेलिक वर्जन फॉर द
सेकेंड ट्विन एंड इंटरनल पोर्टल वर्जन है, इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द पास्ट हिस्ट्री ऑफ सिजेरियन। पास्ट अगर सिजेरियन है तो सीधा ही सिजेरियन कर दो, उसके में इंटरनल पोर्टल वर्जन जो है वो मत करो। देन नेक्स्ट ये है पीवाईक्यूज जो पिछले साल में पूछा गया था कि ये जो मैनोवर है वो कौन सा है, दैट इज ब्रांड एंड्रयूज मेथड फॉर प्लेसेंटा डिलीवरी। कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन करते हैं रिटर्न प्लेसेंटा, अभी वो प्लेसेंटा रह गया है, प्लेसेंटा को बाहर करना है, प्लेसेंटा की डिलीवरी करना है, ये इसके लिए कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन और वहां ऊपर से प्रेशर कर रहे हैं, तो दैट इज ब्रांड एंड्रू मेथड जो पूछा गया था प्रीवियस ईयर्स में। फिर ट्रायल ऑफ वजाइनल डिलीवरी आफ्टर सिजेरियन, सिजेरियन के बाद फिर अगर हमें वजाइनल डिलीवरी करनी है तो क्या कर सकते हैं, पहले तो कब नहीं करनी है, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन। तो पास्ट हिस्ट्री ऑफ सिजेरियन, क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन, ये भी क्वेश्चन में पूछा गया था। क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन अगर पिछली बार किया है तो उसमें वजाइनल डिलीवरी का ट्रायल नहीं कर सकते। टी शेप्ड इंसिजन या हिस्ट्री ऑफ यूटेराइन रप्चर है या मायोमेक्टोमी की गई है, वहां पर कभी भी वजाइनल डिलीवरी करनी नहीं है आफ्टर द सिजेरियन। देन नेक्स्ट रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन, रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, तो पास्ट हिस्ट्री ऑफ द 2 LSCS है, ब्रीच प्रेजेंट है, मैक्रोसोमिया है पेशेंट को इन प्रेजेंट प्रेगनेंसी, तो इट इज अ रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन। देन नेक्स्ट नो इंडक्शन ऑफ द लेबर, इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। वजाइनल अगर डिलीवरी कर रही है आफ्टर सिजेरियन, प्रीवियस सिजेरियन, तो इंडक्शन ऑफ लेबर कर सकते हैं पर वहां पर प्रोस्टाग्लैंडिन्स नहीं दे सकते। इंडक्शन ऑफ लेबर इज नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड बट प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड। देन अगर हम इंडक्शन ऑफ लेबर करना है तो कैसे करेंगे, देन पोलिस कैथेटर मैकेनिकल बाय मेथड से करेंगे। देन मैनेजमेंट ऑफ द शोल्डर डिस्टोसिया, इट इज आल्सो वन ऑफ द पीवाईक्यूज, पीवाईक्यूज में पूछा गया था। मैक्स रॉबर्टसन मैनवर, कौन सा मैनर करते हैं, मैक्स रॉबर्टसन मैनर, वहां पर हाइपरफ्लेक्स द साइड, हाइपरफ्लेक्स थाइस, देखो यहाँ पर फ्लेक्शन कर रहे हैं थाई का, शोल्डर डिस्टोसिया में कर रहे हैं मैक रॉबर्ट्स मैनवर। देन रूबिन वन मैनवर, अभी रूबिन वन मैनवर क्या है, इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ द मैक रॉबर्ट्स मैनवर कि वहां पर हाइपरफ्लेक्स थाई तो करते हैं प्लस ऊपर से सुप्राप्यूबिक प्रेशर डालते हैं, पर्डल प्रेशर नहीं डालना है, सुप्राप्यूबिक प्रेशर ही डालना है। देन लास्ट मैनवर, अगर शोल्डर डिस्टोसिया में हम निकाल रहे हैं बच्चे को पर नहीं कर रहा है हमसे, तो ज़वानेली मैनवर के वहां पर पुट द हेड बैक एंड देन सिजेरियन सेक्शन डन। देन मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द शोल्डर डिस्टोसिया, दैट इज अर्ब पाल्सी, दैट इज आल्सो वन ऑफ द पीवाईक्यूज, अर्ब पाल्सी। देन वहां पर C5 एंड C6 नर्व रूट्स इन्वॉल्व है। एंड मदर जो है वो जा रही है, मदर का कॉम्प्लिकेशन इन द शोल्डर डिस्टोसिया इज postpartum hemorrhage. Then OBGYN constantly assessing the fetal health throughout the pregnancy, but as OBGYN the moment baby born, अगर आप मतलब एनिमेशन मूवी के फैन हैं तो आपको ये मूवी पता रहेगा, तो कमेंट में बताओ कौन सा मूवी है। देन नेक्स्ट पार्टोग्राफ के बारे में बहुत सारे पीवाईक्यू पहले पूछते थे, पर हम डिस्कस करेंगे कि पार्टोग्राफ जो है वो बदल गया है। ये है ओल्ड WHO मॉडिफाइड पार्टोग्राफ, जहां पर एक्टिव फेज शुरू होता है 4 सेंटीमीटर पे और एक्शन एंड अलर्ट लाइन, अलर्ट एंड एक्शन लाइन के बीच में जो फासला होता है दैट इज 4 आवर्स, और एक जो स्क्वायर होता है, एक स्क्वायर जो होता है दैट इज 1 आवर, 1 स्क्वायर मीन्स 1 आवर। एंड न्यू पार्टोग्राफ, न्यू जो पार्टोग्राफ आया है वहां इट इज आल्सो नोन एज लेबर केयर गाइड, एक्टिव फेज बिगन्स एज 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर पे एक्टिव फेज हो रहा है, यहाँ पर कोई अलर्ट एंड एक्शन लाइन नहीं है, फोकस ऑन द इंट्रापार्टम केयर रहेगी। देन मॉनिटरिंग द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर एंड ओनली ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी आर नोटेड इन न्यू पार्टोग्राफ। पहले पीवाईक्यूज पूछते थे ये पार्टोग्राम के बारे में, पर अभी वो ही पार्टोग्राम अभी रहा ही नहीं, तो लेस चांसेस है कि ओल्ड मॉडिफाइड पार्टोग्राम के बारे में पूछे, पर अगर फिर भी पूछे तो ये एक बार देख लो। फिर नेक्स्ट हम आ गए हैं नेक्स्ट स्टेप, अगर ये इट इज ऑल्सो वेरी वेरी IMP टॉपिक, ये स्लाइड है पूरी, मगअप करनी है तो मगअप कर लो, याद रखनी है तो याद रख लो, कुछ भी कर लो, ये स्लाइड एक बार देख लो। क्या है, प्राइमरी एमेनोरिया का पेशेंट है प्लस यूट्रस इज एब्सेंट, तो 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक है मुलेरियन एजीनेसिस, दूसरी हो सकती है एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम।
यूट्रस एब्सेंट है, प्राइमरी एमेनोरिया, तो क्या हो सकता है? दो चीजें, मुलेरियन एजेनेसिस, एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम। मुलेरियन एजेनेसिस में क्या होगा? 46 एक्सेस, ओवरी विल बी, 46 एक्सेस है तो ओवरी रहेगी। देन ब्रेस्ट, प्यूबिक हेयर, एक्सिलरी हेयर, ये सब रहेंगे 4 स्टेज में। 4 स्टेज मतलब उसके अलग स्टेजेस आते हैं ना ग्रोथ के स्टेजेस, तो वो बहुत मतलब ग्रोथ होगा, सबका ग्रोथ होगा। देन टेस्टोस्टेरोन, एलएच, एफएसएच विल बी नॉर्मल एंड एनोमालिस विल बी देयर इन मुलेरियन एजेनेसिस। अगर एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम है तो 46XY टेस्टिस विल बी डेवलप, वहां पर ब्रेस्ट भी डेवलप होगी, पर प्यूबिक हेयर एंड एक्सिलरी हेयर विल बी इन स्टेज 1 and 2, बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं होगा प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर का। Then testosterone and LH will be very high and FSH will be normal due to inhibin। तो ये है दोनों का बेसिक डिफरेंस। देन नेक्स्ट है कि प्राइमरी एमेनोरिया है पेशेंट को, यूट्रस प्रेजेंट है तो क्या हो सकता है? देन टर्नर सिंड्रोम, कैलमैन सिंड्रोम, स्वेयर सिंड्रोम या क्रिप्टोमेनोरिया, ये हो सकता है। देन पेशेंट का ब्रेस्ट है, अगर पेशेंट को ब्रेस्ट है एंड एफएसएच एलएच नॉर्मल है तो क्रिप्टोमेनोरिया। पर अगर पेशेंट का ब्रेस्ट नॉट डेवलप, ब्रेस्ट डेवलप नहीं हुए तो ये हो सकता है टर्नर सिंड्रोम। इट इज आल्सो वन ऑफ द पीवाईक्यूज। स्ट्रिक गोनास 45 XO मोनोसोमी होती है, देन एफएसएच एलएच हाई है, शॉर्ट स्ट्रेचर। कैलमैन सिंड्रोम, कैलमैन सिंड्रोम में क्या हो रहा है? एफएसएच एलएच डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू जीएनआरएच इज लो, देन एनोस्मिया, ये सब होता है कैलमैन सिंड्रोम में। और स्वेयर सिंड्रोम, स्वेयर सिंड्रोम में 46XY डिसजेनेटिक टेस्टिस, एफएसएच एंड एलएच विल बी हाई। टर्नर में एंड स्वेयर में एफएसएच एलएच हाई रहे हैं, कैलमैन में डिक्रीज हो रहा है। तो ये है ये प्राइमरी एमेनोरिया है, उसके साथ यूट्रस एब्सेंट या प्रेजेंट आएगी, तो ये है डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ योर्स, मुलेरियन एजेनेसिस, एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम, टर्नर, कैलमैन, स्वेयर एंड क्रिप्टोमेनोरिया, ये सब के बारे में सोचना है। देन नेक्स्ट है सेकेंडरी एनोमिया। अभी बात कर रहे थे प्राइमरी एमेनोरिया की, अभी बात करेंगे हम सेकेंडरी एमेनोरिया की। वहां पर यह क्या है कि एफएसएच इंक्रीज अगर हो रहा है पेशेंट का तो प्री मैच्योर मेनोपॉज है पेशेंट को, या प्राइमरी ओवरियन इनसफिशिएंसी है। देन एफएसएच लो है पेशेंट का या नॉर्मल है पेशेंट का, तो क्या हमें करनी है? प्रोजेस्टेरॉन विड्रोअल टेस्ट। प्रोजेस्टेरॉन विड्रोअल टेस्ट पे अगर ब्लीडिंग प्रेजेंट हो रहा है तो क्लास सब मोस्टली सीन obese girl में with associated with the acanthosis nigrans. It is also one of the PYQs of the derma में भी PCOS से metabolic syndrome के associated, किसी को velvety black कलर की appearance हो रही है, neck पे हो रही है black कलर की, that is acanthosis nigrans due to polycystic ovary disease, ovary syndrome की वजह से होती है। FSH will be normal and LH will be rise। LH सिर्फ LH जो होता है वही राइज होता है लड़कियों में, L4 लड़कियां जिसमें होता है PCOS सिर्फ L होता है, राइज होता है। ब्लीडिंग एब्सेंट है प्रोजेस्टेरॉन विड्रॉल टेस्ट की, पर ब्लीडिंग फिर भी नहीं आया तो क्या हो सकता है? एशरमैन सिंड्रोम, इट इज आल्सो वन ऑफ द PYQs। एशरमैन सिंड्रोम इट इज आल्सो नोन एज यूट्रस साइनेकी। वहां पर आपको हिस्टोसाइक्लिंगोग्राफी की फोटो भी दे सकते हैं। सिर्फ क्या है? यूट्रस साइनेकी दोनों चिपक जाते हैं, ऐसा सोच लो। नॉर्मल यूट्रस ये है, एशरमैन सिंड्रोम में बीच में जगह ऐसे चिपक जाते हैं, यूट्रस साइनेकी, एशरमैन सिंड्रोम। देन ब्लीडिंग एब्सेंट है तो एस्ट्रोजन चेक करना है, एस्ट्रोजन नॉर्मल है तो एशरमैन सिंड्रोम, और एस्ट्रोजन अगर डिक्रीज हो रहा है देन हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी की एबनॉर्मलिटी है, तो वो चेक करने के लिए हमें क्या करवाना पड़ेगा? डू द MRI। और MRI करवाने के बाद अगर इम्टी सेलाटसी का, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेलाटसी का जो है दैट इज इम्टी, तो वो किस में दिखेगी? शी-हैन सिंड्रोम, इट इज आल्सो PYQ। शी-हैन सिंड्रोम, इम्टी सेलाटसी का, फेलियर ऑफ द लैक्टेशन। देन सेकंड इज प्रोलैक्टिनोमा। प्रोलैक्टिनोमा उसमें स्पेस ऑक्यूपाइंग मास रहेगा, गैलेक्टोरिया की हिस्ट्री रहेगी, इनफर्टिलिटी रहेगा, विजुअल इंपॉर्टमेंट, अगर ये सब हो रहा है तो दैट इज प्रोलैक्टिनोमा। फिर भी सेकेंडरी एमेनोरिया है, एफएसएच राइज हो रहा है, प्रीमैच्योर मेनोपॉज या प्राइमरी ओवरियन इनसफिशिएंसी की वजह से हो रहा है। अगर एफएसएच लो या नॉर्मल है देन प्रोजेस्टेरॉन विड्रॉल टेस्ट करनी है, ब्लीडिंग प्रेजेंट देन PCOS है, ब्लीडिंग एब्सेंट और एस्ट्रोजन करना है। एस्ट्रोजन के बाद अगर नॉर्मल है तो देन एशरमैन सिंड्रोम हो सकता है, डिक्रीज हो रहा है या तो हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी में कुछ कोज हो रहा है तो डू द MRI। MRI में अगर किया एम्प्टी सेलेटसी का दिख रही है तो शी-हैन सिंड्रोम,
पोस्टपार्टम पिट्यूटरी इन्फेक्शन होता है उसमें, और प्रोलैक्टिनोमा, स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन रहेगा, गैलेक्टोरिया, इनफर्टिलिटी, विजुअल इंपॉर्टमेंट, ये सब रहेगा। 10 ये भी VOQ में बहुत सारी ये सब की हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी की इमेज मोस्टली ये यूट्रस डायडेल्फिस की देते हैं। देन सेप्टेड यूट्रस में पूछ सकते हैं कौन सी सेप्टोप्लास्टी करते हैं, ट्रांसवर्सलाइज जो होता है नहीं होता सेप्टेड यूट्रस में, ये सब पूछते हैं। तो दिस इज नॉर्मल अवर यूट्रस, दोनों यहाँ से यहाँ तक का अगर है यूट्रस डायडेल्फिस। बाइकॉर्निनेट में क्या हो रहा है कि सिर्फ यहाँ तक है, देखिए दिस इज बाइकॉर्निनेट, दिस इज डायडेल्फिस, कि दोनों सब कुछ यहाँ तक का डिवीजन है, सब कुछ यहाँ तक का डिवीजन है, दैट इज डायडेल्फिस, और सिर्फ यहाँ तक का डिवीजन है, तो दैट इज बाइकॉर्निनेट। देन आर्क्यूएड, आर्क्यूएड यूट्रस, देन यूनिकॉर्निनेट, एक बाजू का ही है, तो हिस्टोसाल्पिंगोग्राफी में सिर्फ एक बाजू का यूट्रस दिख रहा है, मतलब दैट इज यूनिकॉर्निनेट। देन बाइकॉर्निनेट, देन सेप्टेड यूट्रस, सेप्टेड यूट्रस के बारे में भी पूछा था कि वहां पर ट्रांसवर्स लाइन नहीं होता, सेप्टोप्लास्टी करनी है। Then HPV vaccine also one of the PYQs, कौन सी गाइडलाइंस होती है, सेज गाइडलाइंस होती है। HPV के बारे में क्या पूछते हैं, पहले तो उसकी वैक्सीन कौन सी है, सर्वारिक्स, गार्डासिल एंड गार्डासिल 9। सर्वारिक्स 1618 जो है वो खतरनाक वाले लोग हैं जो कैंसर करते हैं सारे। देन गार्डासिल में चारों 6, 11, 16 एंड 18। 6, 11 जो है वो क्या करते हैं, वो जो है वो थोड़ा बीनाइन कंडीशन है, वो बीनाइन है, इतना मेलिग्नेंट नहीं है, तो एंड 16 18 जो है वो मेलिग्नेंसी करते हैं। तो इसके बारे में PYQ एंड गार्डासिल 9 में तो 9 अलग अलग वेरिएंट्स के HPV के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन मिलता है। 9 to 14 ईयर की गर्ल है तो 1 डोज देना है, 15 to 20 ईयर की गर्ल है तो 1 या 2 डोज दो, फिर ग्रेटर देन 21 की फीमेल है तो 2 डोज दे दो। आइडियली क्या करना है कि सेक्सुअल एक्टिव हो उससे पहले उसे वैक्सीन दे देनी चाहिए, पर अगर फिर भी दे रहे हैं आप, बाद में भी ज्यादा उम्र में भी दे रहे हैं, तो फिर भी ये काम तो करती है। तो 2 डोजेस 6 मंथ अपार्ट। HIV में 3 डोजेस देते हैं। अभी बेस्ट स्क्रीनिंग मेथड, बेस्ट पूछा है, बेस्ट स्क्रीनिंग मेथड अकॉर्डिंग टू WHO सर्वाइकल कैंसर की है HPV DNA जो हम करते हैं प्लस विजुअल हम देखते हैं, तो VIA एंड HPV इन 30 to 49 ईयर ऑफ एज में यहाँ पे देखते हैं। पर पेप स्क्रीनिंग तो हम कहाँ से शुरू कर देंगे, 21 की एज से एवरी 3 ईयर हम पेप स्क्रीनिंग तो कर सकते हैं। पेप इज ऑल्सो द स्क्रीनिंग मेथड। देन ये सब पूछ सकता है, ये सब बहुत पूछते हैं कि व्हाट नेक्स्ट, उसके बाद क्या। तो पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग है किसी को, post speculum examination, next step is post speculum examination। post coital bleeding के बाद next step is post speculum examination। if cervix is normal, cervix normal है तो pap smear करवा दो, तो pap smear करवा दो। pap smear it is only screening method, not OT decided on the pap report। उसके बाद तो हम बायोप्सी करेंगे। देन cervix growth अगर है तो पंच बायोप्सी ले लो। तो पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग के बाद द नेक्स्ट स्टेप इज PS एग्जामिनेशन एंड देन सर्विक्स कैसा है वो देखना है। देन पोस्ट मेनोपोजल ब्लीडिंग, मेनोपोज के बाद फिर से अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो क्या करना है, तो नेक्स्ट स्टेप इज TVS। नेक्स्ट स्टेप इज TVS के बाद अगर एंडोमेट्रियल थिकनेस लेस देन 4 mm है तो ट्रेनेक्सेमिक एसिड दे दो और ब्लीडिंग स्टॉप कर दो। पर फिर भी अगर ब्लीडिंग आ रहा है तो फ्रैक्शनल क्यूरेटिव एंड हिस्टेरोस्कोपी, दिस इज द नेक्स्ट स्टेप। पोस्ट मेनोपॉजल कोई महिला है ज्यादा उम्र वाली, उसको ब्लीडिंग हो रहा है मेनोपॉज के बाद, नेक्स्ट स्टेप इज TVS। एंडोमेट्रियल थिकनेस अगर लेस देन 4 mm है तो ट्रेनेक्सेमिक एसिड दे दो, फिर भी अगर ब्लीडिंग हो ही रहा है तो फ्रैक्शनल क्यूरेटिव एंड हिस्टेरोस्कोपी। फिर अगर TVS हमने किया और उसकी एंडोमेट्रियल थिकनेस जो है वो ग्रेटर देन 4 mm आई तो क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप विल बी एंडोमेट्रियल बायोप्सी। एंडोमेट्रियल बायोप्सी में अगर ATPR दिख रहा है तो फ्रैक्शनल क्यूरेटिव एंड हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी, और वहां पर हिस्टेरोस्कोपी, फ्रैक्शनल क्यूरेटिव एंड हिस्टेरोस्कोपी, और वहां पर हमें देख लेना है कि एंडोमेट्रियल कैंसर तो नहीं है ना, क्योंकि ATP आया है हमारे हिस्टो की रिपोर्ट में। तो एंडोमेट्रियल कैंसर के बारे में देख लिया है हिस्टेरोस्कोपी करके, उसके बाद करनी है हिस्टेरेक्टोमी। हमें तो लगता है कि ये ज्यादा एज का पेशेंट है तो सीधा हम हिस्टेरेक्टोमी क्यों नहीं कर देते, क्योंकि अगर एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा निकला तो वहां पर तो हमें और OT करना पड़ेगा ना, सिर्फ हिस्टेरेक्टोमी से नहीं चलेगा। इसलिए द फर्स्ट स्टेप विल बी फ्रैक्शनल क्यूरेटिव एंड हिस्टेरोस्कोपी।
देन एटीपी एब्सेंट है तो प्रोजेस्टेरोन दे दो, फिर भी ब्लीडिंग हो रहा है तो फिर फ्रैक्शनल क्यूरेटेज एंड हिस्टेरोस्कोपी। पोस्ट मेनोपॉजल में लास्ट लास्ट में यही आता है, फ्रैक्शनल क्यूरेटेज एंड हिस्टेरोस्कोपी। देन नेक्स्ट पूछी गई थी सीए सर्विक्स जो है उसकी ट्रीटमेंट, इसकी स्टेज 2A की ट्रीटमेंट पूछी गई थी, डेट इज कीमो रेडिएशन, वो है। अभी स्टेज 1 ये पूरा वीडियो जो है, पूरे पीवाईक्यूज का वीडियो, सारे 2023, 22 एंड 21 के पीवाईक्यूज हमने अलग से वीडियो सीरीज है उसकी नीट पीजी पीवाईक्यूज करके, वहां सारे पीवाईक्यूज हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ पर तो सिर्फ मैं तुरंत बता रही हूँ कि सीए सर्विक्स है तो वहां पर अगर स्टेज 4 भी है तो ट्रीटमेंट रहेगी पलिएटिव। देन अगर स्टेज 2B से अगर 4A तक है, यहाँ से लेके अगर यहाँ तक है 2B से लेके, तो ट्रीटमेंट रहेगी केमो रेडिएशन एंड पेल्विक एक्सेंटरेशन। देन अलग स्टेज 2A में रहेगा कीमो रेडिएशन जो पूछा गया था क्वेश्चन में। देन स्टेज 1 में A एंड B है, उसमें अकॉर्डिंग टू के फर्टिलिटी प्रिजर्व करनी है कि नहीं करनी है उस पर डिपेंड रहना है। कि अगर स्टेज 1A है जहां पर स्ट्रोमा इन्वेजन A1 है लेस देन 3 mm है, तो वहां पर सिंपल हिस्टेक्टोमी करनी है, फर्टिलिटी अगर नहीं रखनी है तो। और अगर फर्टिलिटी रखनी है तो देन सर्वाइकल कोनाइजेशन। देन A2 है कि ग्रेटर देन 3 mm का स्ट्रोमा इन्वेजन कर रहा है, तो फर्टिलिटी नहीं रखनी है तो हिस्टेक्टोमी कर दो एंड लिम्फ नोड रिमूव कर दे। पर अगर फर्टिलिटी रखनी है तो रेडिकल ट्रेकेटोमी विथ पेल्विक लिम्फ नोड रिमूवल ये करना है। तो यहाँ पर ये पूरा डिस्कस कर लिया है हमने पीवाईक्यूज वाले वीडियो में, तो यहाँ पर हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं इसमें। देन नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ द वल्वल कैंसर। अगर स्टेज 1 है, साइज रहेगा लेस देन 2 सेंटीमीटर या डेप्थ रहेगी लेस देन 1 mm, मैनेजमेंट रहेगा वल्वेक्टोमी, नो लिम्फ नोड डिसेक्शन रिक्वायर्ड। स्टेज 1B जहां पर साइज रहेगा ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर या डेप्थ रहेगी ग्रेटर देन 1 mm। स्टेज 2 है जहां पर एनी साइज का ट्यूमर है पर लोअर 1/3 ऑफ वजाइना, एनस या यूरेथ्रा कोई भी अगर इन्वॉल्व हो रहा है, दैट इज स्टेज 2। स्टेज 1B एंड स्टेज 2 की ट्रीटमेंट रहेगी वल्वेक्टोमी प्लस लिम्फ नोड रिमूवल। देन लिम्फ नोड कौन से रिमूव करोगे? मोस्टली बायलैटरल इंग्वाइनल फीमोरल डिसेक्शन, एंड इफ लेस देन 2 सेंटीमीटर का है तो देन यूनिलेटरल लिम्फ नोड रिमूव कर सकते हैं, पर मोस्टली इंग्वाइनल फीमोरल बायलैटरल वाले ही निकालते हैं। एंड स्टेज 3-4 वहां पर लिम्फ नोड इन्वॉल्व रहता है, कीमोथेरापी दे दो। 1 का मैनेजमेंट देख लिया, वल्वेक्टोमी, नो लिम्फ नोड डिसेक्शन 1B एंड 2 में वल्वेक्टोमी प्लस लिम्फ नोड रिमूव करना है। स्टेज 3 एंड 4 में लिम्फ नोड इन्वॉल्व कीमोथेरापी देनी है। तो यहाँ पर हमने होल ईयर क्या करते हैं, होल ईयर ऐसा करते हैं द नाइट बिफोर एग्जाम एंड ड्यूरिंग द एग्जाम, लाइक दिस। पूछा गया था कि कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर द सर्वाइकल सर्कलाज। सर्वाइकल सर्कलाज पहले तो कब करते हैं? टू स्ट्रेंथन द सर्विक्स इन द पेशेंट विद सर्वाइकल इनकम्पिटेंस, तो तब रप्चर मेम्ब्रेन हो गया है पेशेंट का, या इंट्रा यूटेराइन इन्फेक्शन हो रहा है, या यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वजाइनल ब्लीडिंग हो रहा है पेशेंट को, या सर्वाइकल डायलिटेशन ग्रेटर देन 4 सेंटीमीटर है, या फीटल डेथ या डिफेक्ट हो रही है, तो तब सर्वाइकल सर्कलाज नहीं करना है। तो ये पूछा गया कि रप्चर मेम्ब्रेन में बिल्कुल सर्वाइकल सर्कलाज नहीं करना है। व्हाट आर द मेथड्स फॉर द सर्वाइकल सर्कलाइजिंग? दैट इज मैकडोनाल्ड में क्या करते हैं? नॉन एब्सॉर्बेबल सुचर एट इंटरनल ओस, वहां पर पर्स स्ट्रिंग सुचर ले लेते हैं। देन श्री रोडकर मेथड में टैप विल बी यूज्ड, देन रिमूवल ऑफ सर्कलाज एट द 37 वीक्स और earlier in the preterm labor। तो यहाँ पर पूछा गया था सर्वाइकल सर्कलाज की कॉन्ट्राइंडिकेशन। देन नेक्स्ट ये वाला भी मुझे बहुत पसंद वाला है। ऐसा यहाँ पर सिंपल है, कुछ भी ये पूरा देखो, इसके ये देख के बिल्कुल घबरा नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। पहले तो ये याद रखना है कि हमने जो लिखा जो है वो कैसे लिखा है। तो 3B पहले तो आता है 3 मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ तीन चीज की डेफिशिएंसी होती है। कौन सी? कोर्टिसोल, अल्डोस्टेरोन एंड टेस्टोस्टेरोन, सब कम हो रहा है। 3 चीज कम हो रही है 3BHCD डेफिशिएंसी में। देन नेक्स्ट उससे ज्यादा का अंक कौन सा है? उसके नंबर इज 17 हाइड्रोक्साइलेज डेफिशिएंसी।
उसमें दो चीज, पहले में 3 की डेफिशिएंसी हो रही है, उसके में 2 की डेफिशिएंसी, कौन सी, कोर्टिसोल की, तो सब में डेफिशिएंसी होगी। यहाँ पर सेक्स हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है उसके साथ में, 17 सेक्स हार्मोन की डेफिशिएंसी, ऐसा याद रखना है। देन 21 जो पीवाईक्यूज में पूछा गया था, 21 हाइड्रोक्साइलेज डेफिशिएंसी, वहां पर क्या होती है कि डेफिशिएंसी ऑफ द कोर्टिसोल एंड अल्डोस्टेरोन, 21 पे अल्डोस्टेरोन, 21 अल्डोस्टेरोन, 70 पे सेक्स हार्मोन की। देन 11 पे क्या याद रखना है, 11 1 है तो सिर्फ एक चीज की डेफिशिएंसी हो रही है, 3B में 3 चीज की डेफिशिएंसी हो रही है, बीच वाले 2 में सिर्फ 2 चीज की डेफिशिएंसी हो रही है। देन लास्ट है हमारा 11, पहले 3 जो है वो 3 17 21 लाइन में ही है हमने, और लास्ट वाला है 11B हाइड्रोक्साइलेज डेफिशिएंसी। अभी देखो तीनों चीज कम हो रही है, कोर्टिसोल, अल्डोस्टेरोन एंड टेस्टोस्टेरोन, तो क्या रहेगा कि उसका एक DHEA जो है वो थोड़ा बढ़ रहा है, बट दैट इज वीक एंड्रोजन, वीक एंड्रोजन है तो फीमेल में माइल्ड विरिलाइजेशन रहेगा, मेल इनकम्प्लीटली विरिलाइज्ड हो गए, एम्बिगुअस जेनिटल होगा, 46XY हो रहेगा। देन 17 पे कोर्टिसोल तो जा ही रहा है, दूसरा कौन सा जा रहा है, सेक्स हार्मोन जा रहा है, तो तीसरा जो हार्मोन है वो बढ़ेगा, कौन सा है, अल्डोस्टेरोन, अल्डोस्टेरोन इंक्रीज हो रहा है, तो सोल्ट रिटेंशन एंड हाइपरटेंशन अल्डोस्टेरोन की वजह से होगा। तो ये सेक्स हार्मोन है ही नहीं, तो फीमेल में फेलियर ऑफ द सेक्सुअल डेवलपमेंट एट द प्यूबर्टी एंड मेल में इनकम्प्लीटली विरोलाइज, सिंपल सिंपल वेरी इजी। देन 21 हाइड्रोक्साइलेज डेफिशिएंसी, कौन सा हार्मोन जा रहा है, कोर्टिसोल तो जा ही रहा है, देन अल्डोस्टेरोन जा रहा है, तो कौन सा बचेगा, सेक्स हार्मोन बचेगा, increase the testosterone, virilization of the female, ambiguous genitalia, 40XS, then precocious puberty in the males, तो सेक्स हार्मोन की वजह से हो रहा है। अभी अल्डोस्टेरोन जा रहा है, अल्डोस्टेरोन जा रहा है तो सोल्ट वास्टिक क्राइसिस होगी। देन 11B में क्या जा रहा है, 11 में जा रहा है सिर्फ कोर्टिसोल जा रहा है, तो बाकी के दोनों जो है मिनरल कोर्टिकोइड बढ़ेंगे, टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ेगा, मिनरल कोर्टिकोइड बढ़ेगा तो सोल्ट हाइपरटेंशन एंड सोल्ट रिटेंशन एंड हाइपरटेंशन होगा, और टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो विरिलाइजेशन ऑफ द फीमेल्स एंड प्रीकोशियस प्यूबर्टी रहेगा। वेरी इजी है, वेरिएंट्स ऑफ द कंजेनिटल एड्रिनल इनसफिशिएंसी, बहुत ये पूरा बड़ा बड़ा टेबल देके घबराना नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट होते हैं। फिर नेक्स्ट ये भी 2 PYQs है ये ही स्लाइड में। पहले तो क्या है कि 12 वीक्स तक हम लो मोलिकुलर वेट वाला जो हिपेरिन होता है वो दे सकते हैं। देन एट 13 to 36 वीक्स, ये पूछा गया था क्वेश्चन के, 13 to 36 वीक जो होता है वहां पर हम देते हैं क्या, हम देते हैं वारफरीन देते हैं। तो भाई वारफेरिन जो होता है दैट इज टेरेटोजेनिक, वारफेरिन टेरेटोजेनिक होता है, वो क्या करता है, मिसकैरेज करवाता है, स्टिल बर्थ एंड फीटल एंटी कोगुलेशन करवाता है, तो बट सेफ इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर में वारफेरिन इज गुड, बट अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में दे दिया तो टेरेटोजेनिक है, इसलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या देते हैं, हेपेरिन। और आफ्टर द 36 वीक just before the delivery we will give all again heparin, and 6 hours after the vaginal delivery we can give warfarin या LMWH या UFH, and 24 hours after LSCS we can give कोई भी जो हम एंटीकोगुलेशन जो हमें देना है वो, पर पहले ट्राइमेस्टर में कभी भी वारफेरिन नहीं देना है, क्यों, क्योंकि टेरेटोजेनिक है बट सेफ इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर में, तो ये याद रखना है। देन नेक्स्ट ये जो आप देख सकते हैं ये कौन से लेंथ है, that is crown rump length। अभी बेस्ट मेथड टू असेसिंग द जेस्टेशनल एज ऑफ द पेशेंट, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर जेस्टेशनल एज हमें पता करना है तो वन एंड ओनली क्राउन रम्प लेंथ। सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर पता करनी है जेस्टेशनल एज तो बाइपैरेटल डायमीटर है, देन एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस, हेड सर्कमफ्रेंस, फीमर लेंथ, ये सब है, तो ये दोनों चीजें PYQs में पूछी गई थी। देन नेक्स्ट है ग्रेविडा, चलो अभी बेसिक पे जा रहा है, इस पे सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं और कुछ होता नहीं है इसमें, पर एक बार देख लो क्या है। तो ग्रेविडा मींस की नंबर ऑफ द टाइम्स ऑफ द फीमेल हैज कंसीव्ड प्रेजेंट प्लस पास्ट। पेरिटी में क्या होता है कि सिर्फ पास्ट प्रेगनेंसी ग्रेटर देन 20 वीक्स ट्विन या ट्रिपलेट्स की प्रेगनेंसी होगी तो हम सिंगल प्रेगनेंसी गिनेंगे, और देन ये अलग है, अगर जी कोई ये अलग टाइप की लिखते हैं GAP B+C, अगर ऐसी किसी ने अगर लिखी तो B मीन्स अगर यहाँ पर पैरिटी है, एंड C मीन्स नंबर ऑफ द लॉसेस एट लेस देन 20 वीक्स।
देन जीटी पाल जो मोस्ट कॉमनली ये वाला जो है ये यूज होता है, GAPB प्लस सी प्लस डी प्लस ई। अगर ये किसी ने लिखा है तो बी मीन्स क्या रहेगा, बी मीन्स जीटी पाल, जी तो यहाँ पे लिख दिया, टी टी मीन्स टर्म प्रेगनेंसी ग्रेटर देन 36 वाली कौन सी है, देन सी देन जीटी पी, पी मीन्स प्री टर्म प्रेगनेंसी, प्री टर्म प्रेगनेंसी 20 to 36 वीक तक की जो प्रेगनेंसी है वो। यहाँ पर जीटी पाल सिस्टम में पी जो है दैट इज प्री टर्म प्रेगनेंसी, वहां पर पैरिटी नहीं है। अगर सिंपल जी एंड पी लिख रहे हैं तो वहां पर पी मीन्स पैरिटी होता है, जी मीन्स ग्रेविड, पर अगर जीटी पाल लिख रहे हैं तो यहाँ पर पी मीन्स प्री टर्म प्रेगनेंसी। देन डी डी मतलब ए मीन्स एबॉर्शन या एक्टोपिक या मोलर प्रेगनेंसी, देन एल मीन्स लाइव चाइल्ड। तो ये जीटी पाल स्कोर यहाँ पर है, जी मीन्स ग्रेविडा, टी मीन्स टर्म प्रेगनेंसी, पी मीन्स प्री टर्म प्रेगनेंसी, ए एबॉर्शन, एल फॉर लाइव बर्थ। पर अकेला जी एंड पी सिर्फ जीपी लिख रहे हैं तो दैट मीन्स जी मीन्स ग्रेविडा, पी मीन्स पैरिटी, नंबर ऑफ द पास्ट प्रेगनेंसी ग्रेटर देन 28 वीक्स। देन नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कैसे गिनेंगे, द नेगलिस फॉर्मूला है फर्स्ट डे ऑफ द एलएमपी, फर्स्ट डे ऑफ एलएमपी प्लस 7 days and 9 months देना है। सारे मंथ में पहले सारे जो मंथ है वहां पर पहले 7 days ऐड कर देने, बाद में 9 month ऐड करना है टू कैलकुलेट द एलएमपी, और फरवरी मंथ में पहले मंथ ऐड कर देने हैं और बाद में 7 days करना है। देन आईवीएफ साइकिल फ्रेश साइकिल है उसका तो प्लस 266 days गिनना है, फ्रोजन साइकिल है तो डे 3 पर ट्रांसफर कर रहे हैं तो 263 प्लस करना है, डे 5 पर ट्रांसफर कर रहे हैं तो 261 करना है। लेस देन 37 का है तो प्री टर्म, 37 to 38 प्लस 6 है तो अर्ली टर्म, 39 to 39 प्लस 6 है तो फुल टर्म, 42 है 41 to 6 दैट इज लेट टर्म, एंड 42 से ज्यादा है दैट इज पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। देन वैक्सीन्स कौन से से प्रेगनेंसी में कोविड दे सकते हैं, हेपेटाइटिस, रेबीज, न्यूमोकोकस, मेनिंगोकोकस एंड इन्फ्लुएंजा ये सब दे सकते हैं। स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में येलो फीवर, पोलियो एंड टाइफाइड दे सकते हैं, पर कौन सी नहीं दे सकते हैं ये आईएमपी है, दैट इज प्रीवियस क्वेश्चन। लाइव वैक्सीन जो है सारी, मिजल्स जो है वो नहीं दे सकते, बीसीजी नहीं दे सकते, एचपीवी नहीं दे सकते, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स ये नहीं दे सकते। तो यहाँ पर अभी few more slides, only few more slides. Are you crazy? Legally no, there is not a word for my condition. तो स्पाल्डिंग साइंस यहाँ पर आप देख रहे हैं, स्पाल्डिंग साइंस यहाँ पर ओवरलैपिंग that is seen in the fetal death. Then यहाँ पर प्रोगाई या मिकी माउस sign that is seen in the anencephaly. Then banana sign and lemon sign that is seen in the spina bifida. यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, then lemon sign that is seen in the spina bifida. Then Arnold Chiari 2 malformation. Then next investigations done in the antenatal screening of the diabetes. First antenatal visit पे कर देना है, chorionic villi sampling greater than 10 weeks पे most common complication of the chorionic villi sampling that is fetal loss if done at less than 10 weeks तो ओरोमेंडिबुलर डिफेक्ट्स हो जाती है, पेशेंट को लिम्फ डिफेक्ट होती है। देन नकल ट्रांसल्यूसेंसी स्कैन 11 to 13 वीक पे हमने पूरा डाउन सिंड्रोम जो पीडिया वाले सेशन है वहां पर किया है। देन मैटरनल सीरम अल्फा पिटोप्रोटीन एंड एम्नियोसेंटेसिस दिस डन एट द 15 to 20 वीक, यूएसजी फॉर प्लेसेंटा प्रीविया एट द थर्ड ट्राइमेस्टर, एंड ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकल रेक्टोवेजिनस वेब डन इन 36 to 37 वीक। यूएसजी पहला जो स्कैन है, पहला डेटिंग स्कैन जो है वायबिलिटी स्कैन 6 to 8 वीक पे। देन एनएमआरआई टारगेट स्कैन जो होता है दैट इज 18 to 20 वीक्स पे। देन इको अगर ओवर डायबिटीज का पेशेंट है तो हमने बोला था ना कि इको करेंगे तो कब करेंगे 20 to 24 पे। देन ग्रोथ स्कैन जो है वो 30 to 32 वीक पे करेंगे। देन नेक्स्ट इज यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ गया है पीवाईक्यूज के ऑल ट्राइमेस्टर, ये है पीवाईक्यूज कैलोरी कितनी इंक्रीज करनी है तो एवरेज 350 ऑल ट्राइमेस्टर में करनी है। अगर ट्राइमेस्टर वाइज पूछे तो फर्स्ट में 85 कैलोरी, सेकंड पे 280 कैलोरी, थर्ड पे 470 किलो कैलोरी। देन रेकमेंडेड डेली अलाउंस है, कैल्शियम है 1000, आयोडीन है 250, देन कार्बोहाइड्रेट है 175, देन फैट है 28, प्रोटीन इन नॉन प्रेग्नेंट वुमन है 45 तो देना है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नील मतलब ऐड नहीं करना है, सिर्फ 45, सेकंड में +10 एंड थर्ड में +20 करना है। फोलिक एसिड इन द प्रेगनेंसी to prevent the neural defect 400 mcg per day once a month before conception and 3 months after the conception.
टू ट्रीट फोलिक एसिड डेफिशिएंसी 1 mg पर डे देना है। एंड फीटल गेन नॉर्मल पेशेंट का वेट गेन कितना होना चाहिए, 11 to 12.5। थीन पेशेंट है तो 12.5 to 18 kg, ओबेस पेशेंट है 7 kg इंक्रीज होना चाहिए। देन लास्ट हमारी स्लाइड पे आ गए हैं, ये क्विक कर देते हैं कि बिशप्स क्लासिफिकेशन। बिशप क्लासिफिकेशन में क्या क्या इंक्लूडेड होता है, तो बिशप में बिशप का नाम ही है। बिशप में पहले आई, बी नहीं है, देन आई से स्टार्ट करेंगे। आई में पासमेंट है, एस फोर स्टेशन, पोजीशन कितनी है सर्विस की, देन एच फोर कंसिस्टेंसी हार्ड है या सॉफ्ट है, देन ओ मीन्स ओपनिंग मीन्स डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स है कि नहीं, एंड देन पी मीन्स प्रेजेंटिंग पार्ट, स्टेट ऑफ द फीटल हेड। तो ये है बिशप क्लासिफिकेशन। बिफोर द इंडिकेशन ऑफ द इंडक्शन ऑफ द लेबर हमें करना है, मैक्सिमम स्कोर है 13, लेस देन 5 अगर है तो पूरा स्कोर नहीं करना है। इंडक्शन ऑफ द लेबर ग्रेटर देन 6 आ रहा है तो इंडक्शन ऑफ द लेबर करना है। देन मॉडिफाइड बिशप स्कोर, मॉडिफाइड में क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ द इफास्टमेंट ऑफ द सर्विक्स, लेंथ ऑफ द सर्विक्स इज मेजर्ड बाय टीवीएस, बट रेगुलरली क्लिनिकली अभी कहाँ क्लिनिकली ऐसे ही हम इफेस्टमेंट मेजर कर सकते हैं, बट टीवीएस करवाने जाने में टाइम लगेगा, तो बिशप्स ऐसे ही कर देते हैं बिशप स्कोर जो है वो। एंड बायोफिजिकल स्कोर क्या है, दैट इज डायग्नोस्टिक स्टेट फॉर द फीटल वेल है कि नहीं, इंडिकेशन इसकी नॉन स्ट्रेस टेस्ट जो है वो नेगेटिव आ रही है। स्कोर जो है अलग अलग पैरामीटर का इधर 0 है या 2 है, तो टोटल रहेगा 10। फीटल टोन, ब्रीदिंग मूवमेंट, ग्रॉस बॉडी मूवमेंट, एंड सिंगल लार्ज वर्टिकल पॉकेट 2 into 2 सेंटीमीटर, नॉन स्ट्रेस टेस्ट 2 और मोर एक्सेलरेशन हो रहा है, तो दिस इज 5 पैरामीटर है अलग अलग। अगर ग्रेटर देन 8/10 अगर स्कोर आया है एंड नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड है तो रिपीट वीकली टेस्ट करेंगे कि फीटल वेल है हमारा। देन 6/10 एंड नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड है तो इक्विवोकल रिजल्ट बोलेंगे उसका कि अगर ग्रेटर देन 70 वीक्स है तो डिलीवर द बेबी, एंड लेस देन 37 वीक्स है तो रिपीट द टेस्ट इन 24 आवर। देन 6/8 मतलब 6/10 to 8/10 अगर रिजल्ट है बट लो एमनियोटिक फ्लूइड है तो डिलीवर एट 36 वीक। 4/10 का रिजल्ट आ रहा है तो डिलीवर है 32, और 0/10 या 2/10 अगर स्कोर है पेशेंट का तो इमीडिएट डिलीवरी करनी है। तो यहाँ पर हमने पूरी हमारी मोस्टली ऑब्स एंड गायनी दोनों पार्ट कवर कर लिए हैं। इसके साथ सिर्फ आपको PYQ सीरीज वाले जो हमारे वीडियो है गायनिक के वो देखने हैं, वहां पर आपका कंप्लीटली ऑब्स एंड गायनी खत्म हो जाएगा। देन यहाँ पर हमने पूरी 50 स्लाइड्स में खत्म किया है, इंक्लूडिंग द मीम वाली जो स्लाइड थी इंक्लूडेड है इन दिस 50 स्लाइड्स ओनली। तो यहाँ पर हमारे इंस्टाग्राम का बहुत अच्छी सी पेज है Dr_Pathling, वहां पर जाके हमारे रील्स देख सकते हैं। यूट्यूब पे ये वाले पैथलिंग करके चैनल जो है ही, टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आपको PYQ सारे है उसकी PDF जो है वहां से मिल जाएगी। तो दिस इज डॉक्टर सिद्धि दवे साइनिंग ऑफ।